चलो सही किया। हाँ, चलिए हम स्टार्ट करने जा रहे हैं ओम्स लॉ। ठीक है, कोशिश करेंगे कि ओम्स लॉ के मैक्सिमम पार्ट को आज हम टच कर लें। ठीक है, अगर पॉसिबल हुआ तो, नहीं तो फिर जैसी भगवान की मर्जी। नहीं तो यहां पे हम बात करने जा रहे हैं ओम्स लॉ की। ठीक है, ओम्स लॉ में सबसे पहले जो हम बात करते हैं वो किस चीज की करते हैं? इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट एक तरह से हम बोलते हैं रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। चार्ज के फ्लो होने के रेट को हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक करंट। इसकी जो एसआई यूनिट होती है ये क्या होती है? एम्पियर। और जो सीजीएस यूनिट होती है ये होती है बायो। ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट की सीजीएस यूनिट बायो होती है। ठीक है, अब अगर आप देखिएगा तो जैसे मान लीजिए कि ये कोई कंडक्टर है आपके पास। ठीक है, यहां से आपने कोई बैटरी लगाई और ये आपने स्विच को क्लोज किया, तो आप क्या देखते हो कि यहां से करंट का फ्लो क्या होता है? स्टार्ट होता है। तो ये जो है ये क्या है? डायरेक्शन ऑफ करंट। तो जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उसकी डायरेक्शन क्या होती है? अपोजिट टू द किसके? करंट के फ्लो की डायरेक्शन के। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? फ्री इलेक्ट्रॉन। ये हम अभी डिस्कस करने वाले हैं, इसको अभी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो ये कंडीशन हो गई। अब देखिए यहां से होता क्या है, जो ही हम यहाँ पे प्लस चार्ज रखते हैं तो यहाँ पे क्या हो गया? प्लस, और यहाँ पे क्या हो गया? माइनस। तो एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो जाती है। कहां से कहां तक? यहां से यहां तक। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो जाती है। और आपको भी पता है कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में हमने क्या किया कि जैसे ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, अगर हमने कोई प्लस चार्ज रखा तो इस पर फोर्स की डायरेक्शन क्या होती है? इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। और अगर माइनस चार्ज है तो इसकी डायरेक्शन क्या होती है? F इक्वल टू क्यू इंटू ई, अपोजिट टू द इसके इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन के। तो यहां पे देख सकते हो, अगर एक बैटरी से कनेक्ट किया या एक्सटर्नल सोर्स से कनेक्ट किया, इसकी डायरेक्शन क्या होगी? पॉजिटिव टू नेगेटिव, यानी इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड। फील्ड की डायरेक्शन यहां बन गई। इलेक्ट्रॉन माइनस चार्ज है, ये कैसे फ्लो होंगे? अपोजिट डायरेक्शन। अब कई बार आपके माइंड में ये चीज आती है कि यार एक तरफ तो हम ये पढ़ते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड कंडक्टर के अंदर नहीं जाती, और यहां जितने भी इलेक्ट्रॉन्स है सब कहां है? कंडक्टर के अंदर। वो इक्विलिब्रियम कंडीशन होती है। जैसे कि मान लीजिए कि अगर हमारे पास कोई भी स्फीयर है, हमारे पास मान लीजिए कि कोई भी स्फीयर है, तो अगर इसमें मान लीजिए कि हम इनसाइड कोई भी चार्ज दे रहे हैं, इस स्फीयर में अगर हम इनसाइड कोई भी चार्ज दे रहे हैं तो होगा क्या कि जो भी चार्ज है वो कहां चला जाएगा? आउटसाइड मूव कर जाएगा। ठीक है, जो भी चार्ज है। लेकिन इक्विलिब्रियम कंडीशन होती है, यहां पे इक्विलिब्रियम बिल्कुल नहीं है, क्योंकि हमने जब इनको कनेक्ट किया तो ये क्या है? प्लस यानी कि हाई पोटेंशियल, और ये माइनस यानी कि क्या है? लो पोटेंशियल। तो इससे हमें एक बात समझ में आ गई कि इक्विलिब्रियम कंडीशन है। तो कई बार पूछा जाता है कि एक सिलिंड्रिकल कोई कंडक्टर है, सिलिंड्रिकल वायर है। ठीक है, इसमें पूरा का पूरा सिलेंडर क्या है? बना हुआ है। ठीक है, तो अगर इसके अंदर क्या इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट करेगी अगर करंट का फ्लो हो रहा है तो आपका आंसर होगा यस। क्योंकि ज्यादातर आप सोचते हैं अच्छा कंडक्टर है तो इलेक्ट्रिक फील्ड कहां होगी? सरफेस पर होगी, अंदर नहीं होगी। लेकिन मैंने वही बताया था कि ये कब एग्जिस्ट करती है? इक्विलिब्रियम कंडीशन में। यहां पे इक्विलिब्रियम बिल्कुल नहीं है। ठीक है, तो ये कंडीशन हो गई। अब थोड़ी सी इससे आगे हम बढ़ते हैं और हमारे पास जो पहली बात आती है ये आती है फ्री इलेक्ट्रॉन की। ये फ्री इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? ठीक है,
तो अगर फ्री इलेक्ट्रॉन की बात करें तो नाम से ही क्लियर है, फ्री इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, जो पूरी बॉडी में फ्री है ना, जो पूरी बॉडी में क्या होते हैं, फ्रीली मूव कर सके, इनको हम कहते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन। अब पूरी बॉडी में फ्रीली कैसे मूव करते हैं, तो आपने शायद देखा होगा, इसको हम दो तरह से समझ सकते हैं। पहला आप ऐसे समझिए, ये न्यूक्लियस है, अगर हम बात करें तो यहां पे एक इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन यहां पे है, और ये इलेक्ट्रॉन यहां पे है। तो ओम्स के अकॉर्डिंग, सॉरी कूलम्स के अकॉर्डिंग एफ क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। तो अगर हम आउटसाइड चलते गए तो जो सबसे आउटर मोस्ट ऑर्बिट का इलेक्ट्रॉन होगा, सबसे आउटर मोस्ट ऑर्बिट का जो इलेक्ट्रॉन होगा, ये क्या होगा, इस पर फोर्स सबसे वीक होगा, सबसे कम इस पर फोर्स होगा। इसकी वजह से इस इलेक्ट्रॉन के पास इतनी एनर्जी नहीं होती कि ये बॉडी छोड़ के चला जाए, लेकिन इतनी एनर्जी जरूर होती है कि ये क्या करे, पूरी बॉडी में फ्रीली मूव करे। एक चीज इसमें मैं भूल गया था, एक मिनट, अभी किसी का फोन भी आया ना। हाँ, तो इसके पास इतनी एनर्जी नहीं होती कि ये क्या करे, इस बॉडी को छोड़ के चला जाए, लेकिन इतनी एनर्जी जरूर होती है कि पूरी बॉडी में फ्रीली मूव करे। इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन। अब इसमें आप एनर्जी बेस पर भी समझ सकते हो, इस इलेक्ट्रॉन की पोटेंशियल एनर्जी भी ज्यादा होती है। कैसे, U इक्वल टू क्या होता है, 1/4πε0 Q1। Q1 क्या होता है, एटॉमिक नंबर Z इंटू ई। Q2 क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन का चार्ज अपॉन आर। तो फाइनली क्या हो गया, -1/4πε0 ZE² अपॉन आर। अब ध्यान से देखो, अगर हम आउटसाइड जाएंगे तो इस आर की वैल्यू क्या होगी, इंक्रीज हो रही है ना। आर की वैल्यू अगर इंक्रीज हो रही है तो ओवरऑल ये वैल्यू क्या हो रही है, डिक्रीज। लेकिन इसके आगे क्या लगा है, माइनस। मींस अगर हम दूर चलते चले जाएंगे तो इलेक्ट्रॉन की जो एनर्जी होगी वो क्या होगी, इंक्रीज होगी, क्योंकि माइनस साइन लगा यहां पे। तो चाहे जैसे आप समझ लो कि अगर हम किसी भी एटम के आउटर मोस्ट ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन की बात करें तो उस पर फोर्स सबसे वीक होता है, सबसे वीक होता है। इसकी वजह से क्या होता है, ये पूरी बॉडी में इतना नहीं होता कि बॉडी छोड़ के चला जाए, लेकिन ये पूरी बॉडी में फ्रीली मूव करता है। ठीक है, अच्छा, पूरी बॉडी में अगर ये फ्रीली मूव करेगा तो हम इसको क्या कहेंगे, फ्री इलेक्ट्रॉन, जो फ्री होता है। ठीक है, कई बार आप ये बोलते हैं कि बैलेंस ऑर्बिट का इलेक्ट्रॉन, बैलेंस ऑर्बिट का इलेक्ट्रॉन नहीं, अगर बैलेंस ऑर्बिट में होगा तो फ्री किस बात का है, हम ये कहेंगे आउटर मोस्ट ऑर्बिट का वो इलेक्ट्रॉन जिस पर सबसे कम फोर्स होता है, जिसकी वजह से इस ऑर्बिट को छोड़ के बाहर निकल जाता है, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन। ठीक है, और यही सबसे ज्यादा रिस्पॉन्सिबल कैरेक्टर होता है किसी भी बॉडी में करंट के फ्लो के लिए। तो सिंपली हम बता सकते हैं इंसुलेटर और कंडक्टर में डिफरेंस। इंसुलेटर क्या हो गया, इंसुलेटर हो गया जिसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन बहुत ही कम होते हैं या होते ही नहीं। कंडक्टर क्या हो गया, कंडक्टर हो गया जिसके पास क्या होता है, काफी नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और इनका ऑर्डर जो होता है ये होता है 10⁻28 पर मीटर क्यूब, ये होता है। ठीक है, या फिर 10⁻22 पर सेंटीमीटर क्यूब। पूछा जाता है व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन फॉर कंडक्टर, तो ये क्या होता है 10⁻28 पर मीटर क्यूब या फिर 10⁻22 पर सेंटीमीटर क्यूब। ये ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड होता है किसके लिए, फ्री इलेक्ट्रॉन के लिए, कंडक्टर के लिए। ठीक है, अब इसमें से कुछ चीजें और आती हैं कि जिसको कि हम बोलते हैं
अब जैसा कि हम डिस्कस कर रहे थे कि अगर इलेक्ट्रॉन का फ्लो होगा तो क्या होगा, करंट का फ्लो होगा, हम ये बोल रहे थे। तो हम थोड़ा सा देखते हैं। तो करंट के लिए I इक्वल टू क्या होता है, dq अपॉन dt। इसी को हम क्या बोलते हैं, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, ये होता है। ठीक है, अब dq इक्वल टू क्या होगा यहां से, I dt। ठीक है, या फिर q इक्वल टू क्या होगा, I dt फ्रॉम 0 टू t। ठीक है, ये q क्या है, किसी पर्टिकुलर टाइम में कितना चार्ज फ्लो कर गया। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि हमारे पास ये कोई कंडक्टर है। ठीक है, यहां पे पर्टिकुलर एरिया क्रॉस सेक्शन है, ये फ्लो हो रहा है, डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट है। तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स ऐसे मूव करेंगे ना, तो पर्टिकुलर एरिया क्रॉस सेक्शन से शुरू के 5 सेकेंड 10 सेकेंड में कितने इलेक्ट्रॉन पास हो गए, ये बताता है क्यों। ठीक है, ये टाइम ड्यूरेशन होता है। तो अगर देखा जाए तो एक और कंडीशन आ जाएगी, हम बात करें यूनिट ऑफ आई, तो क्या हो जाएगा, यूनिट ऑफ क्या, dq अपॉन dt, और ये होता है कूलम पर सेकेंड। और इसी को मैंने क्या कहा था, एसआई यूनिट में इसको क्या बोलते हैं, एम्पियर, एसआई यूनिट। और सीजीएस बायो, करंट की जो हमारी सीजीएस यूनिट होती है बायो। ठीक है, ये कंडीशन अपनी होगी। अब जैसे फॉर एग्जांपल इन्होंने कहा कि कोई भी बॉडी है, उसमें करंट का फ्लो है I इक्वल टू 2t-3 एम्पियर, जहां पे टाइम को इन्होंने कहा कि टाइम क्या है, सेकंड में। ठीक है, इतना इन्होंने दे दिया। अब मान लो अगर ये 2-3 चीज पूछते हैं, ये पूछते हैं किसी भी टाइम, मान लो t इक्वल टू 5 पे करंट बताइए। फर्स्ट केस इन्होंने पूछा कि t इक्वल टू 5 पे बताओ कितना करंट होगा। ठीक है, या फिर सेकंड, कितना चार्ज फ्लो हो जाएगा इन इसमें फर्स्ट 5 सेकंड। और थर्ड, अगर ये पूछ दें कि एवरेज करंट इन फर्स्ट 5 सेकंड। 3 चीजें पूछा जा रहा है। पहली चीज तो ये पूछा जा रहा है करंट की, यहां पे इक्वेशन गिवन है I इक्वल टू 2t-3 एम्पियर, और आपसे कहा जाए कि t इक्वल टू 5 पे करंट कितनी होगी। तो देखो इसमें ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं, t इक्वल टू 5 यहां पर रख दो, तो I इक्वल टू यहां से क्या हो जाएगा, 2 इंटू 5 माइनस 3, यानी कि 10-3 यानी कि 7 एम्पियर। जब t इक्वल टू 5 है तो करंट कितनी होगी, यहां से 7 एम्पियर। ये तो क्लियर है, इसमें कोई डाउट तो है नहीं। अब ये जो करंट है इंस्टेंटेनियस करंट है। इंस्टेंटेनियस करंट मतलब समझ रहे हो, आपके घर में लाइट आई, एमीटर लगाया आपने, स्विच को ऑन किया, आपने देखा शुरुआत में करंट आ रही है 5 एम्पियर। जो ही लाइट आई, ज्यादातर लाइट काफी ज्यादा होती है, थोड़ी देर बाद आप देख रहे हो 4 एम्पियर, फिर 3 एम्पियर, फिर 2 एम्पियर, फिर 3 एम्पियर। ये जो करंट आती है किसी भी टाइम पे, जो करंट की वैल्यू होती है, जैसे आपने 11 में पढ़ा होगा इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के लिए कई बार आपने सुना भी होगा, कई लोग कहते हैं वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल एट एनी पॉइंट, 1-2 बुक्स में भी लिखा है। आप बताइए वेलोसिटी क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट के लिए आपको क्या जरूरत है, एटलीस्ट 2 पॉइंट तो चाहिए कि नहीं। तो इसीलिए जब इंस्टेंटेनियस की बात आती है तो केवल वहां पे हम किसी टाइम की बात करते हैं। इंस्टेंटेनियस करंट, द मैग्नीट्यूड ऑफ करंट एट एनी टाइम। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, द मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी एट एनी टाइम, किसी भी टाइम पे। तो t इक्वल टू 5 पे इंस्टेंटेनियस करंट कितनी होगी, तो कुछ नहीं, t को यहाँ 5 पुट कर दो। अब ये पूछ रहे हैं कि कितना चार्ज फ्लो होगा इन फर्स्ट 5 सेकेंड। फर्स्ट 5 सेकेंड समझ रहे हो, 0 से लेके 5 सेकेंड तक। ठीक है,
तो यहां से देखो Q इक्वल टू क्या होता है, आई डी टी फ्रॉम 0 टू टी। आई की वैल्यू कितनी है, यहां देखिए 2t माइनस 3dt, कहां तक, 0 से लेके 5 तक। तो Q इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 tdt फ्रॉम 0 टू 5 माइनस 3 dt फ्रॉम 0 टू 5। ठीक है, तो क्या होगा, 2, इंटीग्रेशन का तरीका क्या होता है, पावर में 1 ऐड करते हैं फिर उसी से डिवाइड कर देते हैं, 0 टू 5 माइनस 3 dt का क्या होगा, t फ्रॉम 0 टू 5, ये तो कैंसिल हो गया। तो फाइनली क्या आ गया अपने पास, t स्क्वायर फ्रॉम 0 टू 5 माइनस 3, अपर लिमिट 5 माइनस लोअर लिमिट 0, तो ये क्या होगा, 5 स्क्वायर माइनस 0 स्क्वायर माइनस 15, तो ये हो गया 10 कूलम आ गया। तो एवरेज करंट क्या आ जाएगी, एवरेज करंट होती है टोटल चार्ज अपॉन टोटल टाइम। ध्यान देना, आई इक्वल टू जो होता है यहाँ पे dq अपॉन dt, इंस्टेंटेनियस करंट होता है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, और एवरेज करंट पूछा जाएगा मींस टोटल चार्ज फ्लो अपॉन टोटल टाइम। तो टोटल चार्ज कितना फ्लो हुआ, 10, और टोटल टाइम कितना है, 5, यानी एवरेज करंट हो गई 2 एम्पियर। ठीक है, ये तरीका होगा जिसके बेस पर हम लोग इसको करते हैं। ठीक है, अब हम आते हैं वापस अपने फ्री इलेक्ट्रॉन वाले पर। अभी देखिए, जैसे कि मैं बताऊं, मैंने आज कहा कि मैं ओम्स लॉ की क्लास लूंगा। ठीक है, तो काफी लोग आज कुछ और पढ़ रहे होंगे जिनको जरूरत भी है, आपको रिक्वायरमेंट है, लेकिन आज मैं ओम्स लॉ की क्लास ले रहा हूं तो वो कुछ और पढ़ाई करेंगे, बाद में कहेंगे कि सर ओम्स लॉ नहीं हुआ, ओम्स लॉ करा दीजिए। पता ही समझ में, मतलब सीधी सी बात है कि स्टूडेंट की भी ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है कि जो कहा जाएगा आज, उसे आज नहीं करेंगे, चलो कभी और कर लेंगे, देखेंगे। भाई सही समय पर सही काम करना चाहिए। इसका सबसे अच्छे एग्जाम्पल है अपने मोदी जी। उन्हें पता है कि कहां पे क्या बोलना है, उनके बारे में इतना लोग बोलते हैं, उन्हें नहीं कहां पे रोना है, कहां पे पैर धोना है किसके, कहां पे क्या बोलना है, कहां पे व्यंग करना है। यार इतनी साल की उम्र हो गई, कुछ तो सीखो तुम लोग वही तो नहीं करते। ओम्स लॉ की क्लास ले रहे हैं तो घर पे पोटेंशियल पढ़ोगे, कल को जब पोटेंशियल पढ़ने की बारी आएगी, पोटेंशियल की क्लास लेंगे तो घर पे ओम्स लॉ पढ़ोगे, फिर क्या कहते हो, दोनों यार तैयार नहीं हुआ हमारा, कुछ तो सीखो। ठीक है, वही बात है, ये समस्या है, वो मैं बता रहा हूं। तो देखो यहां पर भी अब हम बात करते हैं थर्मल वेलोसिटी। थर्मल वेलोसिटी क्या होती है, फ्री इलेक्ट्रॉन की। ठीक है, फ्री इलेक्ट्रॉन की थर्मल वेलोसिटी क्या होती है। अभी अभी स्टार्टिंग में मैंने एक बात आपसे कही कि अगर मान लीजिए किसी भी कंडीशन, मान लीजिए कि इलेक्ट्रॉन का फ्लो हो रहा है तो करंट का फ्लो होगा, ये तो फैक्ट है। कहीं पर भी अगर चार्ज का फ्लो हो रहा है तो करंट का फ्लो होगा, इसमें तो कोई इफ एंड बट है नहीं। तो मान लीजिए कि ये कोई बॉडी है, इसमें बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन हैं,
जो पूरी बॉडी में फ्रीली मूव करते हैं। ये पूरी बॉडी में फ्रीली मूव करते हैं, लेकिन इनके किसी भी मोशन से करंट का फ्लो नहीं होता। ऐसा क्यों भाई? अगर इलेक्ट्रॉन का फ्लो हो रहा है तो करंट का फ्लो होना चाहिए, लेकिन यार यहां तो ऐसा कुछ नहीं है। उसका रीजन क्या है समझिए। जैसे मान लीजिए कि आपने देखा कि किसी भी टाइम पे एक इलेक्ट्रॉन ऊपर जा रहा है, सेम टाइम पे दूसरा इलेक्ट्रॉन कहां आता है? नीचे की तरफ। कोई इलेक्ट्रॉन लेफ्ट टू राइट जा रहा है, सेम टाइप पे कोई इलेक्ट्रॉन राइट टू लेफ्ट जा रहा है। कोई इलेक्ट्रॉन डाउनवर्ड आ रहा है, सेम टाइम पे कोई इलेक्ट्रॉन ऊपर जा रहा है। कोई इलेक्ट्रॉन इस कॉर्नर की तरफ जा रहा है, सेम टाइम पे कोई इधर आ रहा है। मींस ओवरऑल ये सब एक दूसरे को क्या कर देते हैं? कैंसिल आउट कर देते हैं। और बॉडी में करंट का फ्लो क्या होता है? नेट करंट जो फ्लो होता है वो क्या होता है? जीरो। बॉडी में जो नेट करंट फ्लो होता है वो जीरो होता है। अब डेफिनेशन इसकी फिर क्या होगी? डेफिनेशन ये होती है कि द रैंडम मोशन ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन। पहली चीज रैंडम मोशन होना चाहिए। दूसरा सबसे जरूरी है एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड यहां नहीं होना चाहिए, एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। क्यों? अगर एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है तब तो डायरेक्शन दे ही देगा ना इनको। जैसे क्लास में है, क्लास में टीचर है ही नहीं, कोई बच्चा यहां से कूद के वहां जा रहा है, कोई वहां जा रहा है, कोई कुछ बात कर रहा है, कोई कुछ बात कर रहा है। ओवरऑल क्लास की परफॉर्मेंस क्या होती है? जीरो। उस कंडीशन में उतने देर की अगर हम परफॉर्मेंस की वो करें तो ज्यादातर क्या आती है? जीरो। सेम कंडीशन यहां भी है। यहां पर भी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है। अब एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है तो इलेक्ट्रॉन कैसे मूव करते हैं? रैंडम डायरेक्शन में। रैंडम डायरेक्शन में मूव करने की वजह से नेट करंट जो होती है वो क्या हो जाती है? जीरो यहां पे। लेकिन कंडीशन वही है कि एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो क्या होता है? यहां पे जीरो होना चाहिए। ठीक है, तो डेफिनेशन क्या हो गई? द रैंडम मोशन ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन इन एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड थर्मल वेलोसिटी। क्लियर है? ठीक है। अब ड्यू टू थर्मल वेलोसिटी द नेट करंट फ्लो इन द बॉडी ऑलवेज जीरो। हमेशा ऐसा होता है। अब थोड़ा सा हम आते हैं, ये तो हो गया। अब हमने क्या किया? कि ये जो है अपने पास बॉडी, इसको हमने किसी एक्सटर्नल सोर्स से कनेक्ट कर दिया। एक्सटर्नल सोर्स समझ रहे हो? बैटरी, कुछ भी, इससे कनेक्ट किया। अब क्या होगा? अब ये होगा कि यहां पर क्या हो जाएगा? प्लस, और यहां पे क्या होगा? माइनस। तो एक इलेक्ट्रिक फील्ड यहां से यहां तक जनरेट हो गई। अब जब एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो गई तो जितने भी इलेक्ट्रॉन, कोई इधर कोई उधर जा रहा था, सब जा रहे थे, सबको अप्रॉक्स एक डायरेक्शन मिल गई। बात आई समझ में? अप्रॉक्स मैंने इसलिए कहा कि सबकी डायरेक्शन एक ही नहीं होती। जैसे मैंने क्या कहा कि क्लास में टीचर नहीं है तो कोई यहां जा रहा है, कोई वहां जा रहा है। फिर टीचर जो ही बोर्ड के पास आया, जितने भी स्टूडेंट हैं सबकी एक डायरेक्शन हो गई, सभी बोर्ड की तरफ मुंह करके बैठ गए। अब बोर्ड से कोई इधर है तो कोई थोड़ा सा इस तरफ देख रहा है, कोई इस तरफ देख रहा है। ठीक है, लेकिन अप्रॉक्स सबको डायरेक्शन मिल जाती है। कुछ लोगों को नहीं मिलती है क्लास में, या कभी नहीं मिलती है। ठीक है, उनकी बात छोड़ दी जाए। अगर तो देखा जाए यहाँ पे तो जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं इनको एक डायरेक्शन मिल जाती है, और ये एक एवरेज वेलोसिटी से मूव करते हैं। एवरेज वेलोसिटी क्यों? बता रहा हूं। और फिर इसमें करंट का फ्लो बॉडी में क्या होता है? स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, ये कंडीशन है। अब समझिए इस चीज को।
जनरली क्या होता है कि हमने अभी आपसे बताया कि अगर कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड है, इस इलेक्ट्रिक फील्ड में आपने किसी भी इलेक्ट्रॉन को रखा तो क्या एक्सपीरियंस करेगा? फोर्स। कैसे? अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, वही काम यहां पर भी हो गया। लेकिन अगर ये बताइए कि फोर्स है तो इसका मतलब कि एक्सेलरेशन होगा, एक्सेलरेशन है तो इसका मतलब कि स्पीड क्या होगी? इंक्रीज होनी चाहिए। स्पीड इंक्रीज होगी तो रेट ऑफ फ्लो भी क्या होगा? इंक्रीज होगा। और ये अगर इंक्रीज होगा तो करंट भी क्या होनी चाहिए? इंक्रीज होनी चाहिए। बात आई समझ में? एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर आपने चार्ज को रखा तो फोर्स एक्सपीरियंस करेगा अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट, करेगा। अब अगर ये फोर्स एक्सपीरियंस करेगा तो फोर्स होगा तो क्या होगा? एक्सेलरेशन। कंफर्म है? एक्सेलरेशन होगा तो क्लियर है कि स्पीड क्या होगी? इंक्रीज होगी, होनी है भाई। जीरो एक्सेलरेशन मींस यूनिफॉर्म स्पीड, और एक्सेलरेशन पॉजिटिव मींस इंक्रीज, नेगेटिव मींस डिक्रीज। नेगेटिव होने का तो यहां चांस ही नहीं है। अच्छा, अगर स्पीड इंक्रीज होगी तो रेट ऑफ फ्लो ऑफ इंक्रीज होगा इनका, और अगर ये इंक्रीज होगा तो करंट क्या होती है? रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। तो करंट भी इंक्रीज होनी चाहिए। यानी जो ही हमने इस स्विच को क्लोज किया, क्लोज करने के साथ हमें क्या दिखना चाहिए? दिखता है नहीं, दिखना चाहिए 0 एम्पियर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, लेकिन ऐसा नहीं होता। जो ही हम स्विच को क्लोज करते हैं हम क्या देखते हैं? करंट का फ्लो होता है और यूनिफॉर्मली, मतलब कांस्टेंट करंट फ्लो होता रहता है। जबकि हमारी थ्योरी कहती है कि ऐसा नहीं होना चाहिए। तो समझिए इस चीज को। होता क्या है, ये जो इलेक्ट्रॉन बाहर निकले, हाँ, करंट की डायरेक्शन ये होगी। ठीक है, जो ही हमने स्विच को क्लोज किया करंट का फ्लो स्टार्ट हुआ। अब इलेक्ट्रॉन के लिए ऐसा तो है नहीं कि बिल्कुल एक्सप्रेस वे मिल जाता है कि चलो यार एक्सीलरेटर लो अब भागो, ऐसा तो है नहीं। इलेक्ट्रॉन कहां से निकलते हैं? एटम से, आयन से। आयन से, एटम से निकलते हैं तो आयन बन गया। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन जो ही यहां से चलना शुरू करता है उसके रास्ते में क्या आ जाता है? आयन, जहां से वो निकला होता है। उसके साथ इलेक्ट्रॉन का क्या होता है? कोलिजन। जो ही उससे कोलिजन होता है इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी क्या हो जाती है? जीरो। लेकिन ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इसको फिर पुश करता है, चलो आगे बढ़ो, फिर आगे बढ़ता है, फिर कोलिजन होता है, फिर वेलोसिटी क्या हो जाती है? जीरो हो जाती है। फिर इलेक्ट्रिक फील्ड कहता है कि भाई चलो आगे बढ़ो, क्योंकि वो तो लगातार काम कर रहा है। तो इलेक्ट्रॉन क्या होता है कि हाई स्पीड से ना निकल कर यहां से चला, कोलिजन हुआ, जीरो हो गया, फिर चला कोलिजन हुआ, जीरो हो गया, फिर चला कोलिजन हो गया, जीरो, फिर चला कोलिजन हो गया, जीरो। ठीक है, तो ये एक एवरेज वेलोसिटी से चलता है जिसको कि हम बोलते हैं क्या? ड्रिफ्ट वेलोसिटी, जिसको VD से डिनोट करते हैं। ठीक है, इसकी जो एवरेज वैल्यू होती है वो होती है मतलब अप्रॉक्स 10 टू द पावर -4 मीटर पर सेकेंड टू 10 टू द पावर -3 मीटर पर सेकेंड, इसकी वैल्यू होती है। ठीक है, अब समझिए इस चीज को। हमने यहां डायग्राम बनाया तो हमने क्या कहा कि बिल्कुल स्ट्रेट नहीं होता। जैसे मान लो किसी कोई त्योहार चल रहा है और रोड पर ही, हमारे यहाँ इंडिया में सारे त्योहार मनाए जाते हैं ज्यादातर, अब तो कम हो गया। ठीक है, रोड पर ही दुर्गा पूजा का वो निकलेगा, रोड पर ही नमाज पढ़ना है। ठीक है, रोड पर ही हमारे अम्बेडकर जी की जयंती निकलती है, रोड पर ही सब कुछ रोड पर ही होता है। ठीक है, लोग घर भी रोड तक बनवा लेते हैं, सोचते हैं आगे रोड पे काम कर लेंगे, कि नहीं घर के सामने कोई दरवाजा छोड़ दे, होता है ना। और तो रोड पर भी कुछ 1-2 फीट आगे कब्जा कर लेते हैं। ठीक है, खैर चलो वो तो नहीं जाएगा दूर, तो होता रहेगा। ठीक है, तो है क्या कि आप जब उसमें गाड़ी चलाते हो तो क्या देखते हो? गाड़ी ऐसे आपने चलाया, सामने कोई आ गया तो आपने क्या किया? इस तरफ मोड़ दिया, एक्सीलरेटर लिया, थोड़ा सा आगे गए, फिर कोई सामने आएगा, आपने ब्रेक लगा दिया, फिर तब तक इधर जगह मिली, आप इधर चले गए।
फिर जगह मिली इधर चले गए। मतलब इलेक्ट्रॉन भी ऐसे ही जाता है, यहां से चलना शुरू किया, कोलिजन हुआ 0, फिर यहाँ आया, फिर यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ, फिर ऐसे इलेक्ट्रॉन। लेकिन हाँ, ओवरऑल ये कहां जाता है? फॉरवर्डिंग, आगे की तरफ जाता है। लेकिन इसका मोशन कभी भी स्ट्रेट लाइन नहीं होता। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए कि क्या ड्रिफ्ट वेलोसिटी के केस में इलेक्ट्रॉन का पाथ बिल्कुल लीनियर होता है, आपका आंसर होगा नो, जिगजैग होता है। जो ही कोलिजन होता है इसकी डायरेक्शन चेंज हो जाती है। लेकिन हाँ, रिवर्स डायरेक्शन में नहीं जाता। आप सोचो कि रिवर्स चला जाएगा, नहीं जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड जाने नहीं देता। लेकिन हाँ, बार बार जैसे कहा जाए कि एक दीवार है, उस पर आपने एक बॉल मारा, 1 2 3, यहाँ पे कितने बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं, 1 2 नहीं है, लाखों भी नहीं, करोड़ों के अप्रॉक्स। ठीक है, इतने सारे इलेक्ट्रॉन जाके, करोड़ों भी अभी मैंने कम बोल दिया। 1 मीटर क्यूब में आप सब 10⁻28 है। अब उन्हें हम क्या नाम दे, छोड़ो। ठीक है, पता भी नहीं है कि कितना दिया जाए, आपको भी नहीं पता होगा। ठीक है, तो होता क्या है कि आप मान के चलो एक दीवार पे सब लोग बॉल मार रहे हो, तो कुछ ना कुछ दीवार को नुकसान तो होगा। लेकिन यार एटम को तो कोई नुकसान नहीं होता। तो उसका रीजन है कि आप एक प्रोटॉन के मास को देखोगे तो कितना होता है, 10⁻27 kg, 1.67 होता है कि नहीं? ये प्रोटॉन का मास होता है। और इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है, 9.1 इंटू 10⁻31 kg। और इलेक्ट्रॉन की अगर मैक्सिमम स्पीड को ऐड कर दें तो P इक्वल टू क्या होता है बेटा, m इंटू v, 9.1 इंटू 10⁻31 इंटू 10⁻³ यानी ये आ जाएगा 9.1 इंटू 10⁻34 kg मीटर पर सेकेंड। इसका मोमेंटम, किसी को भी चोट पहुंचाने के लिए मोमेंटम का बहुत रोल होता है। छोटा बच्चा है, कई बार थप्पड़ मार देता है, ठीक है, नॉर्मली चोट लगती है, नहीं लगती, कम ही लगती है। ठीक है, लेकिन पता चला वही 20 साल का आदमी हो, सोए सोए थप्पड़ मार दो। हमारे एक जानने वाले थे, तो थोड़े से मेंटली डिस्टर्ब थे, तो किसी से बात नहीं कर रहे थे। तो नहीं होता है, गांव देहात में एक होते हैं बहुत अपने आप को कि अरे हमारा कहा कैसे नहीं होगा। वो गए करे, हाँ बताओ क्या प्रॉब्लम है तुम्हें, उसने खींच के मारा, एक पूरा चारों फिंगर आ गई गाँव। ठीक है, तो बात समझिए। अच्छा, ऐसे तो कई बार मार खाए होगा उन्होंने बच्चों से, लेकिन बच्चों से जब मार खाए तो चोट नहीं लगी, या बड़े से चोट लगी, उसका रीजन क्या है? स्पीड तो वही है हाथ की, लेकिन हाथ का जो मास है वो डिफरेंट है। तो मोमेंटम क्या हो गया, डिफरेंट है। तो मोमेंटम ज्यादा हुआ तो उसने क्या किया, चेहरे पर नक्शा बनाया अपना। ठीक है, तो अगर आप बॉल से मार रहे हो दीवार पे तो बॉल का मोमेंटम है, लेकिन आप देखिए कि इलेक्ट्रॉन का मोमेंटम कितना है, -34 है। मैक्सिमम बता रहा हूं मैं। अगर ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड लें तो 10⁻³ होगा, क्योंकि ये 3.14 से ज्यादा है। पढ़ा है आपने ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड? अगर मान लीजिए किस कोई वैल्यू है 5.1 इंटू 10⁻⁻5, आपसे कहा जाए ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड में लिखो, तो ये वैल्यू क्या है, 3.14 से ग्रेटर। तो हम क्या करेंगे, इसमें 1 ऐड कर देंगे, 10⁻⁴ हो जाएगा ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। और अगर यही मान लीजिए 2.1 इंटू 10⁻² है, तो ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड 10⁻² ही होगा, क्योंकि इस वैल्यू को देखें तो ये 3.14 से लेस है, इसको एज इट इज छोड़ देते हैं। ठीक है, तो आप यहां पे देखिए, तो इसका जो ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड है वो कितना है, 10⁻⁻30, जो बहुत ही कम है। तो इलेक्ट्रॉन के कोलिजन का इसके ऊपर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता। पूछा भी जाता है इलेक्ट्रॉन का बार बार कोलिजन होता है एटम से, तो उसका क्या इफेक्ट पड़ता है? उसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का मोमेंटम बहुत ही कम होता है। और यही वजह है कि इलेक्ट्रॉन क्या होता है, वापस भी नहीं जाता। बॉल आपने दीवार पे खींच के मारी, बॉल वापस आपके पास आ गई, क्यों? मोमेंटम। इलेक्ट्रॉन का मोमेंटम इतना कम होता है कि वो एटम से कोलिजन के बाद वापस नहीं आता, और एटम पर भी फर्क नहीं पड़ता। पता चला कोई साइकिल से गया और जाकर ट्रेन में टक्कर मार दी, फिर का जो ट्रेन वाले ड्राइवर को समझ में आ गया होगा। ठीक है, वैसा ही एटम को भी समझ में आ जाता है, ठीक है, कि क्या इफेक्ट हुआ। अच्छा हाँ, लेकिन एक बात है, इलेक्ट्रॉन की इतनी स्पीड ही सही मैक्सिमम,
इतनी स्पीड ही सही, कोई ज्यादा नहीं है, हम इतनी स्पीड मान के चले तो हाफ mv² से कुछ ना कुछ तो काइनेटिक एनर्जी होगी। तो हर कोलिजन के बाद अपनी काइनेटिक एनर्जी को क्या करता है, लॉस करता है। वही काइनेटिक एनर्जी किसमें कन्वर्ट होती है, हीट एनर्जी में। ठीक है, तो कहा भी जाता है कि किसी भी वायर में अगर करंट का फ्लो हो रहा है तो वायर तो चार्ज नहीं होता। क्यों नहीं होता, क्योंकि एक तरफ से जितने इलेक्ट्रॉन यहां से एंटर करेंगे दूसरी तरफ से उतने ही बाहर आ जाएंगे। पूछा जाता है कि किसी बॉडी में करंट का अगर फ्लो है तो क्या वायर चार्ज हो जाएगा। कई बार आप लोग सोचते हो हाँ चार्ज तो हो जाएगा, बैटरी से नेगेटिव इलेक्ट्रॉन घुस जाएंगे, माइनस चार्ज। ऐसा कुछ नहीं है, जितने भी इलेक्ट्रॉन यहां से एंटर करेंगे दूसरी तरफ से उतने इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, बाहर निकल आते हैं, और ये चार्ज नहीं होता। कंफर्म है, ठीक है। लेकिन हर एक कोलिजन के बाद इलेक्ट्रॉन अपनी काइनेटिक एनर्जी को लॉस करता है। वो काइनेटिक एनर्जी किसमें कन्वर्ट होती है, हीट एनर्जी। इतनी कम होती है कि एक इलेक्ट्रॉन से तो फर्क ही नहीं पड़ता, लेकिन मैंने क्या कहा, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं तो उसका फर्क पड़ता है। तो कहा भी जाता है ना जूल्स लॉ से, किसी बॉडी में अगर करंट का फ्लो हो रहा है तो हीट लॉस क्या होता है, I²R। तो रेजिस्टेंस का जो कॉन्सेप्ट है ना यहीं से यही हीट डेवलप होती है। जितना कोलिजन होगा उतनी काइनेटिक एनर्जी लॉस होगी, उतनी ज्यादा हीट डेवलप होगी। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी की डेफिनेशन क्या हो गई, एवरेज वेलोसिटी ऑफ द फ्री इलेक्ट्रॉन ड्यू टू सक्सेसिव कोलिजन विद द आयंस और एटम अंडर इफेक्ट ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। इट इज डिनोटेड बाय Vd and its value generally equal to 10⁻⁻4 मीटर पर सेकेंड टू 10⁻³ मीटर पर सेकेंड। ये इसकी एवरेज वैल्यू होती है। फिर एक बात आती है जिसको कि हम बोलते हैं रिलैक्सेशन टाइम। रिलैक्सेशन टाइम क्या होता है, आपने बॉक्सिंग मैच देखा होगा, कम से कम टीवी में तो देखा ही होगा। जो प्लेयर्स होते हैं वो रिलैक्स कब होते हैं, लड़ाई के टाइम तो होते हैं दूसरे को मार रहे हैं और रिलैक्स हो जाएं। मारने में अगर कोई रिलैक्स हो गया मतलब उसका काम खत्म, ठीक है। अब उसको मारते रहो, फर्क नहीं हो तो रिलैक्स मोड में है, ठीक है। लेकिन नॉर्मली आके बैठ जाते हैं तो कोच आके बताते हैं देखो यार, मतलब टेंशन ना लो ज्यादा, तुम जीत जाओगे, बस ये मान के चलो सामने वाला तुम्हारी वाइफ है, ठीक है। बोलते हैं ना, तो जीत भी जाता है। तो ये बात नहीं हो रही है, मतलब ये हो रही है कि आराम, लेकिन उस समय तो रिलैक्स मोड में रहता है, फिर लड़ने गया उस समय नहीं रहता है। इलेक्ट्रॉन के साथ भी यही है। इलेक्ट्रॉन का जब तक कोलिजन होगा, मान लो एक कोलिजन यहां हो गया और दूसरा कोलिजन यहां हो गया, इन दो कोलिजन के बीच का जो टाइम है इसी को क्या बोलते हैं, रिलैक्सेशन टाइम। यहां लड़ाई किया, यहां लड़ाई किया, बीच में लड़ाई नहीं हो रही है तो रिलैक्स है, फिर उसको आगे मौका मिलेगा, यहां पे करेगा, फिर यहां पे करेगा, ठीक है। तो मान लो कि यहां से यहां तक का टाइम लगा 2 सेकेंड, यहां 3 लगा और यहां पे लग गया 4। तो 2 + 3 + 4 कितने कोलिजन हुए, 1 2 3 डिवाइड बाई 3, ठीक है। तो इसको डिनोट करते हैं किससे, टाउ से, रिलैक्सेशन टाइम। तो कितना हो जाएगा यहाँ पे, मान लो इसके बाद एक और कोलिजन यहाँ पे हो गया, मान लो फिर 2 सेकेंड हुआ, कितने कोलिजन हो गए, 1 2 3 4, 4 बार कोलिजन हो गए। फर्स्ट पोजीशन से चलना शुरू किया, कितना होगा, 2 + 3 + 4 + 2 डिवाइडेड बाई 4। तो रिलैक्सेशन टाइम की डेफिनेशन क्या हो गई, एवरेज टाइम इंटरवल ऑफ द फ्री इलेक्ट्रॉन बिटवीन 2 सक्सेसिव कोलिजन। 2 सक्सेसिव कोलिजन के बीच का जो एवरेज टाइम इंटरवल है इसी को हम क्या बोलते हैं, रिलैक्सेशन टाइम। इसको टाउ से डिनोट करते हैं। फिर बात आती है जिसको कि हम बोलते हैं मीन फ्री पाथ। कुछ बुक्स में 11th में और 12th में भी लैम्डा से डिनोट किया गया है, ठीक है। मीन फ्री पाथ क्या होता है, तो काफी हद तक ये भी जुड़ा हुआ है किससे, रिलैक्सेशन टाइम से। रिलैक्सेशन टाइम की जो डेफिनेशन होती है कि एवरेज टाइम इंटरवल ऑफ द फ्री इलेक्ट्रॉन बिटवीन 2 सक्सेसिव कोलिजन
उसी तरह से मीन फ्री पाथ को भी हम बोलते हैं। ये क्या होता है? एवरेज डिस्टेंस कवर बाय द फ्री इलेक्ट्रॉन बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि यहां से कोई ट्रेन है, चलना शुरू की, तो ये 0 किलोमीटर है। ठीक है, 0 स्टॉपेज। यहां से ट्रेन गई तो ये इसका फर्स्ट स्टॉपेज हुआ। ठीक है, और ये हुआ 100 किलोमीटर। फिर इसके बाद दूसरा स्टॉपेज 110 किलोमीटर पे हो गया, और जो थर्ड स्टॉपेज था वो कितने पर हो गया? 120 किलोमीटर पे। तो देखा जाए तो फर्स्ट स्टॉपेज में कितना टाइम लगा? 100, सेकेंड में 110, थर्ड में 120। लेकिन अगर कहा जाए कि मीन फ्री पाथ क्या होगा, तो टोटल डिस्टेंस क्या है? 120 अपॉन नंबर ऑफ स्टॉपेज क्या है? 3। 120/3 यानी कि 40 किलोमीटर। तो हम ये मान के चलेंगे कि टोटल डिस्टेंस में अगर 3 स्टॉपेज है तो एवरेज पर 40 किलोमीटर ट्रेन एक बार रुक जाती है। आता ही समझ में? उसी तरह फ्री इलेक्ट्रॉन के साथ भी है। मान लो ये डिस्टेंस 1 एंगस्ट्रॉम है, ये 4 एंगस्ट्रॉम है, ये कुछ और है, तो टोटल डिस्टेंस अपॉन नंबर ऑफ कोलिजन। तो मीन फ्री पाथ का डेफिनेशन क्या हो गई? एवरेज डिस्टेंस कवर बाय द फ्री इलेक्ट्रॉन बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन। इसको हम बोलते हैं मीन फ्री पाथ, और इसको हम डिनोट करते हैं किससे? लैम्डा से। ठीक है, अब हम बात करते हैं रिलेशन बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी की। ठीक है, अगर हम बात करें a relation between current and drift velocity, एक चीज आपको बता दें, जैसे मान लो ये कोई बॉडी है, इसका जो वॉल्यूम है वो हमने मान लिया 10 मीटर क्यूब, और इसमें 200 फ्री इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, और सेम मटेरियल की दूसरी बॉडी है, इसकी जो वॉल्यूम है 2 मीटर क्यूब है। तो सबसे पहले आप क्या करोगे? यही कहोगे ना, 10 मीटर क्यूब में अगर 200 फ्री इलेक्ट्रॉन है तो 1 मीटर क्यूब में कितना होगा? 200/10, यही होगा। तो फिर इन 2 मीटर क्यूब में कितना होगा? 200/10 इंटू 2। तो ये जो 200/10 है इसी को हम बोलते हैं n, स्मॉल n, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम, या इसी को बोलते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। ठीक है, ये हो गया, और ये 2 क्या हो गया? वॉल्यूम। तो नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन इक्वल टू नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम इंटू वॉल्यूम। ठीक है, जैसे हम करते हैं ना, चार्ज इक्वल टू चार्ज पर यूनिट लेंथ इंटू लेंथ, या चार्ज इक्वल टू चार्ज पर यूनिट एरिया इंटू एरिया, या चार्ज इक्वल टू चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम इंटू वॉल्यूम। उसी तरह नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन इक्वल टू नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम इंटू वॉल्यूम ऑफ द कंडक्टर। ठीक है, तो यही बेसिकली हम यहां बताने जा रहे हैं। इसके साथ एक चीज और समझ लीजिए, एक हम यूज करते हैं Q इक्वल टू NE, और यहां डेराइव करने जा रहे हैं I इक्वल टू NEABD। दोनों में डिफरेंस है n में। जो फर्स्ट हमारे पास है Q इक्वल टू NE,
उसमें जो n है ये क्या है, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, और इसका जो n है ये क्या है, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम। ये जो n है ये है नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, और ये जो है n वो है नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो थोड़ा सा अब हम इसको करना शुरू करें। देखिए यहां से करंट इक्वल टू क्या होता है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। ठीक है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, नेट चार्ज फ्लो अपॉन टाइम, यही होगा। रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज क्या होता है, नेट चार्ज फ्लो अपॉन टाइम। कितना चार्ज फ्लो हुआ, तो नेट चार्ज फ्लो क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन फ्लो इनटू चार्ज ऑफ क्या, वन इलेक्ट्रॉन अपॉन टाइम टी। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, टोटल कितना चार्ज फ्लो हो रहा है। अब देखिए नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, तो नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम इनटू वॉल्यूम ऑफ कंडक्टर। याद आया, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन कितना फ्लो हो रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम इनटू वॉल्यूम। ठीक है, इनटू चार्ज ऑफ वन इलेक्ट्रॉन ई अपॉन टाइम क्या है टी। ठीक है, अब थोड़ा यहां देखिए, अब इसके डायग्राम पे हम आते हैं। मान लीजिए ये कोई कंडक्टर है, यूनिफॉर्म एरिया क्रॉस सेक्शन ए का, इसमें ये करंट का फ्लो हो रहा है, तो ये इसके इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं बीडी से, और इसकी लेंथ क्या है एल, एरिया क्रॉस सेक्शन क्या है ए। ठीक है, तो अब देखिए नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम क्या है, स्मॉल एन। हम ये मान लेंगे कि ये कंडक्टर है जिसका यूनिफॉर्म एरिया क्रॉस सेक्शन ए है, लेंथ क्या है एल, इसमें करंट फ्लो हो रही है कैसे, इलेक्ट्रॉन की ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या है वीडी, और अगर हम बात करें इसके फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी तो क्या है एन। कंडक्टर का वॉल्यूम क्या होगा, एरिया इंटू लेंथ होगा, तो कंडक्टर का वॉल्यूम हो गया एरिया इंटू लेंथ इंटू ई अपॉन टी। ठीक है, तो यहां से क्या होगा एन ई ए एल अपॉन टी, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, और यही हो जाएगा एन ई ए, इसी को क्या बोलते हैं डी। ये हो गया रिलेशन बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ठीक है ना, ये रिलेशन हम मान के चलते हैं। इसके बाद थोड़ा सा और आगे आते हैं।
ये हो गया। अब समझिए इस चीज को, यहां से एक और आती है, उसका नाम है करंट डेंसिटी। करंट डेंसिटी को हम डिनोट करते हैं जे से। जे इक्वल टू क्या होता है, आई अपान ए। अगर हम बात करें यूनिट ऑफ जे की, तो ये क्या होता है, यूनिट ऑफ आई अपान ए, एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। और अगर हम बात करें डायमेंशन ऑफ ए जी, तो m0 L-2 T0 ए। ये गलती टेस्ट अगर हम लेते हैं तो आप लोगों से होती है। मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी क्या होता है, कुछ लोगों को छोड़ के बाकी लोग लिख देते हैं करंट पर यूनिट एरिया। मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी मैग्नेटिक फ्लक्स अपॉन एरिया, मैग्नेटिक फ्लक्स पर यूनिट एरिया। करंट डेंसिटी करंट पर यूनिट एरिया। और ये जो करंट डेंसिटी है ना, ये कौन सी क्वांटिटी है, ये जो जे है ये है वेक्टर क्वांटिटी है। करंट डेंसिटी या वेक्टर क्वांटिटी। कैसे, आई की तो बात नहीं हो रही है, लेकिन एक्चुअल में आई इक्वल टू होता है जे डॉट ए। तो करंट की एक और डेफिनेशन हमें मिल गई कि करंट कैन बी डिफाइंड एज अ डॉट प्रोडक्ट ऑफ करंट डेंसिटी एंड एरिया वेक्टर। ठीक है, करंट इज द डॉट प्रोडक्ट ऑफ करंट डेंसिटी एंड एरिया वेक्टर। या फिर अगर हम इसको यूज करें इंटीग्रेशन फॉर्म में, तो क्या होगा, जे डॉट डी ए। ये बताता है कि करंट डेंसिटी कौन सी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, दो वेक्टर क्वांटिटी का मल्टीप्लाई कैसे, स्केलर प्रोडक्ट से, तो क्या आ गई, स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, दूसरी चीज थोड़ा सा और देख, करंट डेंसिटी और इनका रिलेशन। तो जे इक्वल टू क्या होता है, आई अपान ए। तो आई को हम क्या पुट कर दें, एन ए भी डी अपान ए, तो क्या हो जाएगा, एन ई वी डी। तो ये भी रिलेशन होता है करंट डेंसिटी एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी का। ठीक है, अब कुछ चीजें और आपको बताएं तो कला बाहर समझ से आएगा। आज तबीयत और सही हो जाए, आज तो हो जाएगी। पढ़ाने को मिल जाए तबीयत सही हो जाती है। अभी तो नहीं, लेकिन कुछ फिक्स टाइम के बाद नहीं। कई लोग होते थे, कभी लोग होते थे कि पकड़ पकड़ के लोग को अपने कविता सुनाते थे। ऐसा ना हो कि हमारी भी ऐसी याद हो या कुछ समय बाद पकड़ पकड़ के आ जाओ बेटा पढ़ा दूं, कहीं पता चले हम बीमार हो जाए। ये कवि थे, कहते थे कि जो मेरी पूरी कविता सुन लेगा मैं पूरी अपनी जमीन जाकर उसके नाम से कर दूंगा। लोगों ने कहा वाह यार क्या बात है, इतनी हिम्मत करा। हिम्मत नहीं, कॉन्फिडेंस है। तो पूरी कविता सुनने के बीच में ही लोग निकल लेते हैं, जिंदा बचेगा तब तो। वही चीज है, अलग अलग कॉन्फिडेंस सबके होते हैं। तुम लोगों के भी कॉन्फिडेंस होंगे। अब एक बात और आती है कि जब ड्रिफ्ट वेलोसिटी इतनी कम है, ये जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है ये जब इतनी कम है, तो जब स्विच को ऑन करते हैं तो कायदे से जो भी अप्लायंस हमारे वर्क करते हैं उन्हें टाइम लगना चाहिए। 10⁻³ मीटर पर सेकेंड। एक कमरे से दूसरे कमरे जाने में 50 साल लग जाएंगे, नहीं होगा। तो लेकिन ऐसा होता नहीं है। होता क्या है कि जो ही मान लीजिए बल्ब है,
इस बल्ब को हमने कनेक्ट किया बैटरी से और इस स्विच को हमने क्लोज किया। जो ही हमने स्विच को क्लोज किया, एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो गई यहां से लेके यहां तक, और जो इलेक्ट्रॉन जहां थे वहीं से चलना स्टार्ट कर गए। जो इलेक्ट्रॉन जहां थे वहीं से चलना स्टार्ट कर गए। कितनी देर में? जितना टाइम लगा इलेक्ट्रिक फील्ड के जनरेट होने में। और इलेक्ट्रिक फील्ड के जनरेट होने की स्पीड क्या होती है? स्पीड ऑफ लाइट के इक्वल होती है। इसीलिए हमने स्विच को क्लोज किया, स्पीड ऑफ लाइट से इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो गई। आप समझ सकते हो। और बल्ब हमारा अपना काम करने लगा। जो भी अप्लायंस जैसे हैं वैसे ही काम करना चालू कर देते हैं। ठीक है, ये कंडीशन होती है। अब अगर हम बात करें इसकी ओम्स लॉ की, ओम्स लॉ की अगर हम बात कर रहे हैं तो ओम्स ने कहा था, कई बार आप लोग बोलते हैं कि V इक्वल टू आई आर, ओम्स लॉ, लेकिन मैंने पहले ही बताया है V इक्वल टू आई आर इज नॉट अ करेक्ट डेफिनेशन ऑफ ओम्स लॉ बिकॉज ऑफ दैट इट्स एप्लीकेबल व्हेन फिजिकल कंडीशन रिमेन्स अनचेंज। फिजिकल कंडीशन रिमेन्स अनचेंज अगर है तो इक्वल टू V इक्वल टू आई आर होगा, लेकिन एग्जैक्ट डेफिनेशन नहीं है V इक्वल टू आई आर ओम्स लॉ की। ठीक है, तो है क्या ओम्स के अकॉर्डिंग अगर कहा जाए तो ओम्स ने कहा था कि अगर फिजिकल कंडीशन में हम कोई भी चेंजिंग ना करें, फिजिकल कंडीशन एज इट इज रखें। फिजिकल कंडीशन मींस वायर की लेंथ, वायर का एरिया, वायर का टेम्परेचर, अगर उसमें चेंज ना करें तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट के होता है। ठीक है, इसके लिए ओम्स ने क्या किया कि ओम्स ने एक लिया रेजिस्टर और इसके पैरेलल में लगा दिया इन्होंने वोल्ट मीटर, और सीरीज में क्या लगा दिया? एमीटर, और यहां पे लगा दिया रियोस्टेट। यहां लगा दिया रियोस्टेट। वोल्ट मीटर हमेशा कैसे कनेक्ट होता है? पैरेलल में। एमीटर कनेक्ट होता है सीरीज में। ठीक है, फिर इन्होंने क्या किया कि इसकी को क्लोज किया, सर्किट में करंट का फ्लो होने लगा। जब सर्किट में करंट का फ्लो हुआ तो कुछ रीडिंग एमीटर की आ गई, कुछ वोल्ट मीटर की आ गई। फिर इन्होंने यहां से इसको धीरे धीरे चेंज करना स्टार्ट किया, तो एमीटर की रीडिंग में भी कुछ चेंजिंग आई, वोल्ट मीटर में फिर इसको चेंज किया, फिर कोई चेंजिंग आई, फिर इसमें चेंजिंग आई, ये बार बार आती रही। तो इन्होंने क्या किया कि ये देखा कि V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, मतलब जितना इसमें चेंजिंग आ रही है उसी रेशियो से इसमें भी चेंजिंग आ रही है। हाँ, इसका ध्यान रखा इन्होंने कि एक बार की को क्लोज करके जो भी ऑब्जर्वेशन किया इन्होंने, सेकेंड टाइम में नहीं तुरंत 1 2 3 4 करते गए, ऐसे नहीं किया। फिर कुछ टाइम के लिए रुक गए, 20 30 1 मिनट के लिए, 1 सेकेंड, मतलब इतना टाइम लिया उन्होंने। एक बार किया पे 20 सेकेंड 30 सेकेंड 1 मिनट या 2 मिनट रुक गए। क्यों? क्योंकि बार बार करंट इलेक्ट्रिसिटी के एक्सपेरिमेंट में कहा भी जाता है जस्ट मतलब बैक टू बैक रीडिंग नहीं लेते हैं। क्यों? क्योंकि अगर इसको आप क्लोज करोगे तो सर्किट में करंट का फ्लो होगा, करंट का फ्लो होगा तो हीट डेवलप होगी, तो कंडक्टर का रेजिस्टेंस हीट के अकॉर्डिंग चेंज होता रहता है। इसीलिए हम लोग कभी भी करंट इलेक्ट्रिसिटी में बैक टू बैक रीडिंग नहीं लेते, एक रीडिंग ले लेते हैं, ऑब्जर्वेशन कर लेते हैं, उसके कुछ समय तक रुक जाते हैं, फिर सेकंड करते हैं, फिर रुक गए, फिर थर्ड किए, फिर रुक गए। ये बार बार हम रुक रुक के ये काम करते हैं। ठीक है, ये कंडीशन इन्होंने किया। तो जब इन्होंने V और I का ग्राफ ड्रॉ किया यहां से, तो ये जो अलग अलग पॉइंट मार्क किए, तो इस पॉइंट से क्या आया? जो लाइन आई वो स्ट्रेट लाइन आई।
हालांकि आप एक्सपेरिमेंट करोगे तो 100% स्ट्रेट लाइन नहीं आती है, बट आप तो लाइन खींच ही देते हो, ठीक है, तो बात अलग है। तो इस बेस पर ओम्स ने कहा था कि इफ फिजिकल कंडीशन ऑफ अक्रॉस एनी कंडक्टर रिमेन्स अनचेंज, फिजिकल कंडीशन मींस लेंथ, एरिया, टेम्परेचर, देन पोटेंशियल डिफरेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट, या V इक्वल टू I इंटू आर। यहाँ R को आपको ही पता है क्या बोलते हैं, रेजिस्टेंस। SI यूनिट इसकी क्या होती है, ओम। V अपॉन I, वोल्ट पर एम्पियर या ओम, ये इसकी SI यूनिट होगी, ठीक है। यहाँ पे R की वैल्यू चेंज नहीं होती, कंडीशन यही है कि फिजिकल कंडीशन चेंज नहीं होना चाहिए, लेंथ, एरिया या टेम्परेचर। अब ओम्स में एक चीज समझिए, जितने भी कंडक्टर ओम्स के लॉ को फॉलो करते हैं, यानी कि जिनका ग्राफ V और I का स्ट्रेट लाइन आता है, लीनियर, इसको बोलते हैं ओमिक कंडक्टर। और यही वजह है कि जितने भी कंडक्टर हैं नॉर्मली मेटल, सबको हम लोग क्या बोलते हैं, ओमिक कंडक्टर, ठीक है। और जो ओम्स के लॉ को फॉलो नहीं करते उन्हें हम क्या बोलते हैं, नॉन ओमिक कंडक्टर, ठीक है। ये ओम्स के लॉ को फॉलो नहीं करते। एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, ट्रांजिस्टर होगा, डायोड हो गया, ट्रायोड हो गया, टार्च का बल्ब है, ये सब चीजें क्या हो गई, नॉन ओमिक कंडक्टर। कुछ कंडीशन में थर्मिस्टर वगैरह भी हम लेते हैं, ठीक है, बट बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है, वो कोई मतलब थर्मिस्टर, बैरिटर, ये आज की डेट में बहुत ज्यादा मतलब नहीं होगा, ठीक है। तो ये कंडीशन अपने लिए हो गई। नॉन ओमिक कंडक्टर में क्या होता है, नॉन ओमिक कंडक्टर में V और I के बीच का ग्राफ, अभी बताइए, अगर ओमिक कंडक्टर में स्ट्रेट लाइन है तो नॉन ओमिक कंडक्टर में स्ट्रेट लाइन तो नहीं होगा, बाकी कुछ भी कर लो। तो जितने सेमीकंडक्टर डिवाइसेज भी होते हैं ये सब के सब क्या होते हैं, नॉन ओमिक कंडक्टर, ठीक है। अब जैसा कि आपने क्लास 11th में पढ़ा होगा, मैं श्योर हूं कि नहीं पढ़ा होगा, ठीक है, आप लोग भी यही करते हो कि यार 11th, फर्स्ट ईयर इज रेस्ट ईयर, देखेंगे नेक्स्ट ईयर, होता है ना, वही स्थिति है। खैर 10th का भी होगा, मैं कई बार बोलता हूं, फिर बोलने के बाद मैं खुद ही सोचता हूं कि जब यार 11th की चीजें तुम्हें नहीं याद है तो 10th की बात फालतू में कर रहा हूं क्यों। वो नहीं था, कोरोना के बाद एक पिताजी एक लड़के के साथ गए रास्ते में, तो लड़के ने बिल्डिंग को देखा, कह रहा है कि अरे मैं पूर्व जन्म में इस बिल्डिंग को देखा हूँ। पिताजी 2 थप्पड़ लगाए कि अबे तेरे कॉलेज की बिल्डिंग है, स्कूल की, ठीक है, 2 साल पहले तक इसी में आता था तू, अब से फिर तुम्हें आना है, ठीक है। तो वही स्थिति है, किसी भी ग्राफ में हमारे पास 2 ऑप्शन होते हैं, कौन कौन से, एक ऑप्शन होता है कि ग्राफ से हम क्या फाइंड करें, स्लोप। दूसरा ऑप्शन होता है ग्राफ से हम क्या फाइंड करें, एरिया। तो स्लोप से जो भी क्वांटिटी आएगी वो स्लोप से रिलेटेड आ जाएगी, एरिया से जो आएगी एरिया से रिलेटेड आ जाएगी, ठीक है। अब इसमें एक कंफ्यूजन जो आपके लिए होता है V और I ग्राफ में, आप कहते हैं स्लोप निकाल लो, रेजिस्टेंस निकल जाएगा। अरे ऐसे कैसे निकल जाएगा, मान लीजिए कि ग्राफ आपका ये हो गया, IB हो गया, फिर हो गया काम। अगर स्लोप फाइंड करोगे तो स्लोप क्या होता है, y एक्सिस अपॉन x एक्सिस। यहां पे आपने स्लोप निकाला V और I ग्राफ में, तो यहां पे अगर आप स्लोप निकालते हो तो क्या होगा, V अपॉन I यानी कि R। लेकिन पता चला कि इस टाइप का ग्राफ आ गया, यहां पे आप स्लोप निकालते हो तो क्या होगा, I अपॉन B यानी कि 1 अपॉन R, ठीक है, ये भी ध्यान देना है। लेकिन स्लोप तो हमेशा क्या होगा, y एक्सिस अपॉन x एक्सिस। और सेकंड तो कहा भी जाता है कि ओम्स के V और I ग्राफ से हमें रेजिस्टेंस मिलता है। मैंने पहले भी कहा है ये पूरी तरह से सही नहीं है, सही तो है रेजिस्टेंस मिलता है, लेकिन केवल रेजिस्टेंस मिलता है, ये सही। जैसे कहते हैं ना, कॉन्फिडेंस और ईगो में क्या प्रॉब्लम है, कॉन्फिडेंस ये काम मैं कर सकता हूं, ईगो ये काम मैं ही कर सकता हूं, होता है ना। तो ओम्स लॉ से केवल रेजिस्टेंस मिलता है, ये गलत है, ये गलत है। ओम्स लॉ से रेजिस्टेंस भी मिलता है
और अगर हम एरिया की बात करें तो क्या होगा, वाई एक्सिस इंटू एक्स एक्सिस, V इंटू आई, और ये इसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक पावर। ओम्स लॉ से दो चीजें मिलती है, एक सबसे पहले एरिया जिसे इलेक्ट्रिक पावर, और दूसरे से रेजिस्टेंस। अब मान के चलिए कि भी आई ग्राफ है, दोनों में अब बनाने में तिरछा बन जाए, बाकी है तो स्ट्रेट लाइन मान के चलिए, ये R1 ये R2, और यहां पर भी अपने पास है ये R1 ये R2। अगर इन दोनों को ध्यान से देखो, स्लोप की डेफिनेशन तो पता ही है, इंक्लिनेशन ऑफ द लाइन विद द एक्स एक्सिस और पैरेलल टू द एक्स एक्सिस इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ठीक है, तो अगर आप इसका इंक्लिनेशन देखोगे तो ये बताइए कि R1 और R2 में किसका इंक्लिनेशन ज्यादा है, R1 का। कौन सा ग्राफ है, VI है ना, VI ग्राफ है। तो VI ग्राफ में स्लोप क्या होता है, रेजिस्टेंस के इक्वल, तो जिसका स्लोप ज्यादा होगा उसका रेजिस्टेंस भी ज्यादा होगा। लेकिन यहां आप जब आ जाओ तो कहानी उल्टी हो जाती है। IV ग्राफ है, स्लोप क्या होता है 1 अपॉन रेजिस्टेंस, या रेजिस्टेंस इक्वल टू 1 अपॉन स्लोप, जिसका स्लोप ज्यादा होगा उसका रेजिस्टेंस कम होगा। तो ये बताइए कि IV ग्राफ में स्लोप किसका ज्यादा है, R1 का, R2 का कम है, यानी R1 इज लेस देन R2। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि किसका स्लोप ज्यादा है और किसका कम है, और ग्राफ कौन सा है, VI ग्राफ है कि IV ग्राफ है। ठीक है, अब ओम्स लॉ को अगर हमें प्रूफ करना है तो देखिए कैसे। चलिए ओम्स लॉ की प्रूविंग करते हैं। दिक्कत तो नहीं रही होगी तुम लोगों को। क्या होता है, 1 घंटे भी तो नहीं हुआ पढ़ते हुए, हाँ अप्रॉक्स। हाँ क्या, कहां से, नहीं इतनी तो आएगी, लाइट है तो शेडो होगी, फिजिक्स बोलता है। अरे हो, अभी तो खांसी आ रही है, परछाई बाद में आएगी। क्या, नहीं ओम्स लॉ शुरू कर रहे हैं। देखो ओम्स लॉ में क्या है, देखो यहां से सबसे पहले ये कंडक्टर लिया गया, यूनिफॉर्म एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन का, ये इसमें करंट कितनी जा रही है, I, इसकी लेंथ क्या है, L, पोटेंशियल डिफरेंस यहां से यहां तक क्या है, V, और ये इसमें इलेक्ट्रॉन का फ्लो हो रहा है किस वेलोसिटी से, VD। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन का जो एक्सेलरेशन होगा A इक्वल टू क्या होगा, F अपॉन M। और आप भी जानते हो कि अगर करंट का फ्लो हो रहा है यहां से यहां तक, तो एक इलेक्ट्रिक फील्ड यहां से यहां तक क्या होगी, जनरेट होगी। इलेक्ट्रॉन कैसे मूव करेगा, उसके अपोजिट डायरेक्शन में। ठीक है, तो यहां से क्या हो जाएगा, A इक्वल टू QE अपॉन M, क्योंकि आपको ही पता है F इक्वल टू क्या होता है, QE। अब अगर इलेक्ट्रॉन के चार्ज की बात करें तो क्या हो जाएगा, E। ठीक है, अच्छा इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल का रिलेशन क्या कहता है, E इक्वल टू V अपॉन X होता है। तो जहां इलेक्ट्रिक फील्ड है वहां क्या पुट कर दें, V अपॉन X या L। तो
ए इक्वल टू क्या हो गया, ईवी अपॉन एमएल। ये आ गई हमारे पास एक्सेलरेशन की वैल्यू। ठीक है, एक्सेलरेशन इतना आ गया। अब एक चीज आपको बताएं, इलेक्ट्रॉन का कोलिजन हुआ, वेलोसिटी जीरो हो गई। तो वेलोसिटी जीरो हो गई तो फाइनल वेलोसिटी जीरो नहीं हुई। ठीक है, क्यों? मैंने कहा जैसे एक बॉडी को आपने यहां से ड्रॉप किया, बॉडी ग्राउंड पे गई, आपने देखा वेलोसिटी जीरो हो गई, फाइनल जीरो नहीं होती है। बॉडी को आपने छोड़ा, बॉडी नीचे आई, यहां कोलिजन इसका हुआ, कोलिजन से जस्ट पहले की वेलोसिटी को बोलते हैं फाइनल वेलोसिटी। आपने ड्रॉप किया, इनिशियल जीरो, बॉडी नीचे गई, फाइनल जीरो मान लो। अब यार अगर इनिशियल जीरो हो गई, फाइनल जीरो हो गई, तो क्या मोशन पॉसिबल है? नहीं है, बिल्कुल नहीं है पॉसिबल। उसी तरह से यहां पर भी वही कंडीशन है कि हम ये मान के चलते हैं कि जब भी कोलिजन होता है तो कोलिजन से जस्ट पहले की इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी क्या हो गई, फाइनल वेलोसिटी। हाँ, कोलिजन के बाद वो जब चलना शुरू करता है तो इनिशियल वेलोसिटी क्या होती है, जीरो। ठीक है, तो थोड़ा सा देखिए आप, v इक्वल टू क्या होता है, u प्लस ए टी। तो मान लो इलेक्ट्रॉन की फाइनल वेलोसिटी v1 है, तो v1 इक्वल टू क्या होगा, un प्लस ए रिलैक्सेशन टाइम टाउ वन। v2 क्या हो जाएगा यहां से, u2 प्लस ए टाउ टू। इसी तरह से vn क्या हो जाएगा, un प्लस ए टाउ एन। ये हो गया। तो अगर हम सबको ऐड कर दें, v1 प्लस v2 अप टू vn इक्वल टू, u1 को एक साथ ले लो, u1 प्लस u2 अप टू un प्लस ए क्या होगा, टाउ वन प्लस टाउ टू अप टू टाउ वन। मैंने आपसे क्या कहा, जब भी इलेक्ट्रॉन चलता है उसका कोलिजन किससे होता है, आयंस के साथ। जो ही आयन से कोलिजन होता है उसकी फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाती है, उससे कोलिजन से पहले कुछ ना कुछ होती है, लेकिन रेस्ट में आ जाता है फिर वो, और चलना शुरू करता है रेस्ट से। इसका मतलब ये हो गया कि जो u1 होगा, u2 अप टू un क्या हो जाएगा, जीरो। तो अपने पास फाइनली क्या आ गया, v1 प्लस v2 प्लस v3 अप टू vn इक्वल टू a क्या होगा, टाउ वन प्लस टाउ टू अप टू टाउ एन। सबको अगर हम n से डिवाइड कर दें तो देखो v1 प्लस v2 प्लस v3 अप टू vn अपॉन n, ये क्या हो जाएगा, एवरेज वेलोसिटी। इसी को बोलते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी इक्वल टू a, और ये क्या हो जाएगा, टाउ, एवरेज रिलैक्सेशन टाइम। ठीक है। अब देखिए, इस a की वैल्यू यहां पुट कर दो, और एक तो अभी हम लोगों ने प्रूफ किया था I इक्वल टू एन ई ए वी डी। तो वी डी इक्वल टू क्या हो जाएगा, I अपॉन एन ई ए। ठीक है, इक्वल टू ए कितना है, ईवी अपॉन एम एल इंटू टाउ। ठीक है, अब इस रिलेशन से हम एक फाइंड कर सकते हैं कि v अपॉन आई की जो वैल्यू है वो क्या होता है, एम एल अपॉन एन ई स्क्वायर ए टाउ। देखो, अगर फिजिकल कंडीशन कांस्टेंट है तो मास भी कांस्टेंट होगा, लेंथ भी कांस्टेंट होगा, एन नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम भी कांस्टेंट होगा, चार्ज तो चेंज होने वाला नहीं, एरिया चेंज होगा नहीं, टाउ चेंज होगा नहीं। यानी v अपॉन आई की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, कांस्टेंट। और v अपॉन आई क्या होता है, r जो होगा ये भी क्या होगा, कांस्टेंट। तो r का एक नया फॉर्मूला मिल गया अपने पास, और वो क्या होगा, एम एल अपॉन एन ई स्क्वायर ए टाउ। ये नया फॉर्मूला किसका, रेजिस्टेंस का। ठीक है, तो इस बेस पर हम बोल सकते हैं कि अगर ओम्स लॉ को की फिजिकल कंडीशन कांस्टेंट है तो v अपॉन आई जो होता है वो हमेशा क्या रहता है, कांस्टेंट। ठीक है, ये है कंडीशन। इसके बाद अगर हम रेजिस्टिविटी की बात करें, रेजिस्टिविटी क्या होती है,
देखिए यहां से रेजिस्टिविटी को हम डिनोट करते हैं किससे, रो से, और ये क्या होता है, रेशियो होता है। रेजिस्टिविटी इज द रेशियो ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड टू करंट डेंसिटी। ठीक है, ये डेफिनेशन आप भूल जाइएगा। रेजिस्टिविटी इज इक्वल टू द रेजिस्टेंस फॉर यूनिट लेंथ ऑफ वायर ऑफ यूनिट यूनिफॉर्म एरिया क्रॉस सेक्शन। यह बिल्कुल नहीं बोल रहा है। ठीक है, रेजिस्टिविटी इज द रेशियो ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड करंट डेंसिटी। ठीक है, इसी से कई बार कई लोग यूज भी करते हैं, ओम्स लॉ का, आते हैं उस पर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, V अपॉन एल, और करंट डेंसिटी क्या होता है, I अपॉन ए। तो यहां से बोल सकते हैं रेजिस्टिविटी इक्वल टू V अपॉन आई इंटू ए अपॉन एल। तो V अपॉन आई क्या होगा, R ए अपॉन एल। लेकिन एक चीज बता दें आपको, रेजिस्टिविटी जो है वो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन और लेंथ पर डिपेंड नहीं करती। कैसे, देखो, अगर हम बात करें अभी अभी जो रेजिस्टेंस के लिए किया था, तो R इक्वल टू अपने पास क्या था, ml अपॉन एन ई स्क्वायर ए टाउ, यही था। यानी कि लेंथ अगर इंक्रीज होगा तो रेजिस्टेंस इंक्रीज होगा, एरिया क्रॉस सेक्शन इंक्रीज होगा तो रेजिस्टेंस क्या होगा, डिक्रीज होगा। तो अगर आपने एरिया इंक्रीज किया, जितना एरिया इंक्रीज होता है रेजिस्टेंस क्या होता है, उतना ही डिक्रीज हो जाता है। ओवरऑल ये वैल्यू चेंज नहीं होती। लेंथ को इंक्रीज करते हैं तो मान ले 2 टाइम्स हुआ तो रेजिस्टेंस भी 2 टाइम्स हो गया, ओवरऑल वैल्यू चेंज नहीं हुई। ये तो बताने के लिए हो गया। अब आप इसकी वैल्यू पुट करो, तो सिंस रो इक्वल टू आर की वैल्यू क्या है, ml अपॉन एन स्क्वायर ए टाउ इंटू क्या है, ए बाई एल, ए से ए और एल से एल। तो रो इक्वल टू क्या होगा, m अपॉन एन ई स्क्वायर टाउ। अब आप देख सकते हो, तो रेजिस्टिविटी किस पर डिपेंड करती है, n, फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम, जो किस पर डिपेंड करता है, नेचर ऑफ मटेरियल पे, मटेरियल का नेचर। एल्यूमिनियम लोगे उसके एन की वैल्यू कुछ और है, कॉपर लोगे एन की वैल्यू कुछ और है। ठीक है, तो नेचर ऑफ मटेरियल। और दूसरा रिलैक्सेशन टाइम, रिलैक्सेशन टाइम टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। तो फाइनली जो अपने पास बात आई वो क्या आ गई, कि जो आर है वो किस पर डिपेंड करता है, नेचर ऑफ मटेरियल, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, टेम्परेचर एंड लेंथ, बट रेजिस्टिविटी ओनली डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ मटेरियल एंड टेम्परेचर। ठीक है, वायर की लेंथ को चेंज कर दो, रेजिस्टेंस चेंज हो जाएगा, रेजिस्टिविटी चेंज नहीं होगी, मटेरियल चेंज नहीं है। तो एक वायर का सेम टेम्परेचर पे इंडिया में भी वही रेजिस्टिविटी होगी और ऑस्ट्रेलिया में भी वही होगी, लेकिन रेजिस्टेंस अलग होगा। क्यों, आपने रास्ते में खींच दिया, उसको डबल कर दिया, तो इसकी वैल्यू क्या होती है, चेंज हो जाती है हमेशा। तो अब हम क्या बोल सकते हैं यहां पे, इस फॉर्मूले से R इक्वल टू रो एल बाई ए। ठीक है, अब इसमें दो चीजें पूछी जाती है। जैसे एक वायर की लेंथ को हमने इंक्रीज कर दिया, दो तरह से इंक्रीज करते हैं, मतलब दो क्वांटिटी में, यहां तो स्ट्रेच करके इंक्रीज करेंगे, लेकिन हम ये मानते हैं कि टेम्परेचर में कोई भी चेंजिंग नहीं हो रही है। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग इसको थोड़ा सा देखें। एक बार हम इंक्रीज कर रहे हैं 20%, मतलब मोर देन 5% के केस में, एक बार 1% या 0.1%, दोनों में क्या इफेक्ट आएगा। तो पहली चीज तो ये पूछा था रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी में, तो रेजिस्टिविटी में कोई भी चेंजिंग नहीं आएगी। ठीक है, लेंथ को इंक्रीज करो या डिक्रीज करो, लेकिन रेजिस्टेंस में चीजें चेंज होंगी। ठीक है, देखो कैसे,
मूड में आ रहा था कि आज क्लास ना ले, मूड में आ रहा था क्लास ना ले थोड़ी। फिर हमने कहा कि ये है कि तबीयत वगैरह सही हो जाएगी काफी हद तक क्लास लेंगे। बस अभी तो बहुत टाइम है, अभी तो शुरू किया है। बहुत टाइम, ज्यादा तो हमारा मानना है कि बहुत ज्यादा नहीं पढ़ना चाहिए, कम पढ़ो लेकिन रोज पढ़ो, ये होना चाहिए। नहीं, ज्यादा पढ़ के कुछ होता नहीं है। ठीक है, पता चला कि आपको छत पे कोई ईंट लेकर जानी है, 2-2 ईंट उठाओ, 100 बार में लेके जाओ, 200 ईंट पहुंच गई, अब पूरा 200 ईंट एक ही बार रख दिया गया सर पे, काम खत्म। तो इसीलिए कंटिन्यूटी होनी चाहिए। ठीक है, देखो यहाँ पे इसमें क्वेश्चन ये आता है, पहले 2 क्वेश्चन को देखते हैं फिर आगे, कि एक वायर का लेंथ इंक्रीज कर दिया, द लेंथ ऑफ द वायर इंक्रीज बाय 20%, स्ट्रेचिंग, टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट, फाइंड परसेंटेज इंक्रीज इन इट्स रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी। एक वायर के लेंथ को इंक्रीज कर दिया हमने स्ट्रेच करके, कितना कर दिया? 20%। आप लोग कई सोचते हो लेंथ 20% इंक्रीज कर दिया तो एरिया क्रॉस सेक्शन 20% डिक्रीज हो जाएगा, ऐसा नहीं है। अगर लेंथ को 100% इंक्रीज किया तो एरिया क्रॉस सेक्शन 100% डिक्रीज हो जाएगा, मतलब वायर गायब हो जाएगा। तो ये लॉजिक तो कहीं होगा ही नहीं। तो ऐसा करते हैं, देखते हैं यहां पे, हम ये मान लेंगे कि ये जो वायर है इसकी लेंथ L1 इक्वल टू हमने ले लिया L। ठीक है, एरिया क्रॉस सेक्शन ले लिया A1, रेजिस्टिविटी रो, और रेजिस्टेंस है R1। फिर हमने क्या किया, इसके वायर को, इसकी लेंथ को इंक्रीज कर दिया, और ये क्या हो गया? R2। एरिया क्रॉस सेक्शन क्या हो गया? A2। रेजिस्टिविटी अभी भी क्या होगा? रो, क्योंकि रेजिस्टिविटी लेंथ और एरिया क्रॉस सेक्शन पे डिपेंड नहीं करती है, तो इसकी बात ही करना बेकार है। ठीक है, अब L2 क्या होगा? L प्लस 20% ऑफ L, 20 यानी कि 1.2 L। L1 L और L2 1.2 L। तो अगर हम बात करें वॉल्यूम की, तो इनिशियल वॉल्यूम किसके इक्वल होगा? फाइनल वॉल्यूम के। इसमें तो कोई चेंजिंग होगी नहीं। तो जो वॉल्यूम होगा वो क्या होगा? एरिया क्रॉस सेक्शन इनटू लेंथ, यानी A1 L1 इक्वल टू A2 L2 हो जाए। तो अगर हम यहां से देखें तो A1 अपान A2 इक्वल टू L2 अपान L1, ये रिलेशन आ गया। ठीक है, तो अगर हम यहां पे देखें तो R1 क्या होगा ये बताइए? रो L1 अपान A1, एंड R2 क्या होगा? रो L2 अपान A2, यही है ना। अब आप R2 अपान R1 कर दो, रो L1 अपान A1 डिवाइडेड बाई रो L2 अपान A2। तो यहां से क्या हो जाएगा? R2 अपान R1 इक्वल टू L1 अपान L2 इंटू A2 अपान A1, यानी कि R2 अपान R1 इक्वल टू, यहां पे क्या है देखिए, मैंने उल्टा लिख दिया सर। R2 यहां पे होगा L2 A2 और ये L1 A1, तो क्या हो जाएगा? L2 L1 A1 A2। आप ठीक है, ठीक है। यहां देखिए, तो A1 अपान A2 को यहां पुट कर दो। क्यों किया? हम ये भी तो पुट कर सकते थे L2 अपान L1 की जगह पे A1 अपान A2, लेकिन हमने रिप्लेस एरिया को किया, इसलिए
कि हमारे पास इंफॉर्मेशन लेंथ की है, द लेंथ ऑफ द वायर चेंज बाई दिस, ठीक है। तो इसीलिए हम क्या करेंगे, L2 अपान L1 को रख के और यहां पर ये पुट कर देंगे L2 अपान L1। तो R2 अपान R1 क्या होगा, L2 अपान L1 का होल स्क्वायर। अच्छा ये तो ठीक है, तो यहां पे चीज याद रखिएगा, R2 अपान R1 इक्वल टू क्या होता है, N स्क्वायर। N इसी को बोलते हैं रेशियो को। अगर R2 ऊपर है तो N क्या होगा, L2 अपान L1, या फिर R2 ऊपर है तो N क्या हो जाएगा, A1 अपान A2। एरिया में उल्टा चलता है। अगर मान लो यही R1 अपान R2 होता तो क्या लिखते, L1 अपान L2 का होल स्क्वायर। समझ में आई बात। R2 अपान R1 है तो L2 अपान L1, ठीक है। और एरिया उल्टा चलता है, देखो L2 अपान L1, A1 अपान, ठीक है। अब हम आते हैं यहां पे, तो R2 अपान R1 इक्वल टू L2 कितना है, 1.2 L अपान L का होल स्क्वायर। तो यहां से हो जाएगा R2 इक्वल टू R1 1.44 L1 स्क्वायर L स्क्वायर, यही होगा। चलिए तो कैंसिल हो जाएगा, डायरेक्ट लिख दें 1.44, ठीक है। तो परसेंटेज चेंज क्या होगा, परसेंटेज चेंज होगा फाइनल माइनस इनिशियल अपान इनिशियल इंटू 100। R2 क्या है, 1.44 R1 माइनस R1 अपान R1 इंटू 100, तो यह 0.44 R1 इंटू 100 अपान R1, यानी कि यह हो जाएगा 44%, ठीक है। अब सुनिए, अगर इस टाइप की चीजें आए तो डायरेक्ट भी आप अपने दिमाग से कर सकते हैं, ठीक है। जहां सब्जेक्टिव वहां तो पूरा इस मेथड से करना पड़ेगा। ऑब्जेक्टिव में सुनो क्या करोगे, जैसे आपके आते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, नीट में सब में आते हैं। अगर इन्होंने कहा कि 10% इंक्रीज हो रहा है, 10 मतलब 1.1, स्क्वायर कर दो कितना होगा 121, 100 माइनस कर दो कितना इंक्रीज हो गया 21%। 20% इंक्रीज होगा इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, क्या हो जाएगा 1.2, स्क्वायर कर दो 1.44, 100 का मल्टीप्लाई कर दो 144%, इंक्रीज कितना हुआ 44। 30% इंक्रीज हुआ 1.3, स्क्वायर कर दो 1.69, 100 का मल्टीप्लाई कर दो 169%, इंक्रीज कितना हुआ 69%। अच्छा 40% 1.44, स्क्वायर कर दो 1.96, 100 का मल्टीप्लाई कर दो 196, 100 माइनस कर दो क्या होगा 96%। ये तरीका होगा जिससे आप शॉर्टकट में फाइंड कर सकते हैं। लेकिन थोड़ी सी दिक्कत तब होती है कि जब ये कहा जाए कि एक वायर की लेंथ 1% इंक्रीज किया या 2% इंक्रीज किया, लेस देन 5% मतलब 4 3 2 1, तो उस केस में केवल एक डबल हो जाता है। डबल कैसे होता है देखिए, मान लो अगर एक आ जाए कि एक वायर है, इसकी लेंथ को इंक्रीज करके 1% इंक्रीज कर दिया, तो आपने जब 1% इंक्रीज किया तो ये क्या हो जाएगा, लेंथ L प्लस 1% ऑफ L, यानी क्या होगा 1.01 L। ये तो वही रहेगा, यहां तक भी कोई दिक्कत नहीं है, सब कुछ सेम होता है प्रोसेस। देखिए यहां से तो R2 अपान R1 इक्वल टू क्या हो जाएगा L2 1.01 L अपान L का होल स्क्वायर, तो ये क्या होगा 1.01 का स्क्वायर। बाइनोमियल में एक चीज आपने पढ़ी होगी, 1 प्लस एक्स टू द पावर n, क्या लिख देते हैं 1 प्लस एन एक्स, वेन कब
y लिखते हैं ज्यादा अच्छे से। 1 प्लस एक्स टू द पावर y क्या हो जाता है, 1 प्लस इसमें मल्टीप्लाई हो जाता है y x, when x is much less than to 1। अगर ये क्वांटिटी 1 से काफी लेस है तो पावर में इसका मल्टीप्लाई हो जाता है। तो ये बताइए कि R2 इक्वल टू R1, 1.01 को क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस हो जाएगा। ये जो क्वांटिटी है इससे क्या है, काफी स्मॉल है, तो इस पावर का इसमें क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। तो यहां से क्या हो जाएगा, R1 1 प्लस 2 इंटू 0.01 यानी 1.02 R1 आ गया। फिर परसेंटेज चेंज, वही पुरानी कहानी, R2 माइनस R1 अपॉन R1 इंटू 100, ठीक है। तो यहां से क्या होगा, 1.02 R1 माइनस R1 अपॉन R1 इंटू 100, और ये आंसर आ गया 2%, ठीक है। मैंने आपसे क्या कहा था, अगर मान लीजिए कहा जाए द लेंथ ऑफ द वायर इंक्रीज्ड बाय 60% बाय स्ट्रेचिंग, तो क्या होगा, 1.6 टाइम्स हो गया। स्क्वायर करोगे तो क्या होगा, 2.56 यानी 256%। तो इंक्रीज कितना हुआ, 100 का मल्टीप्लाई कर दो 156%। लेकिन अगर 5% से नीचे है, जैसे अभी 1% था, डबल कर दो, 0.1% है तो 0.2%, 0.3% इंक्रीज किया 0.6%। मीन्स अगर 5% से लेस है 4 3 2 1 तो जस्ट डबल हो जाएगा। और अगर ऊपर है 10 20 30 का मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में है तो फिर जो मैंने आपको बताया उस तरीके का यूज कर सकते हो समझने के लिए, बाकी प्रोसेस तो यही होगा, ठीक है। ये स्थिति होती है। अब रेजिस्टिविटी पर क्या इफेक्ट पड़ता है टेम्परेचर का, कंडक्टर या इन सब चीजों में, वो हम थोड़ा सा देखें। बहुत टाइम, तो 10 भी नहीं हुए। बस कैमरा देखना डाउन ना हो जाए। तो हाँ, डाउन हो जाएगा तो वहीं बंद। क्या नहीं होता, इसमें पॉज नहीं है, पॉज करोगे पॉज का सिस्टम नहीं है, आपको दिख रहा है नहीं। जो कहा था जो दिखता है होता नहीं। ठीक है, तो है ही नहीं पॉज का ऑप्शन वाकई में। आप उसे पॉज करोगे ना बंद हो जाएगा। क्या एडिट कर लेंगे, हाँ एडिट मैं नहीं करता, आप कर दोगे लेकिन मैं नहीं करता। अच्छा हमारे लिए, चलिए इसके हम आपके लिए बहुत आभारी हैं, फालतू में बोलने का कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो हम लोग थोड़ा सा आगे पढ़े, थोड़ी देर और पढ़ेंगे, ज्यादा नहीं। अब देखिए इफेक्ट क्या होता है ना, एक दो चीजें और देख लेते हैं। एक होता है कंडक्टेंस, ओरली बोल देते हैं क्योंकि एक ही शॉट में पूरा लेक्चर खत्म करना है। तो कंडक्टेंस क्या होता है, 1 अपॉन रेजिस्टेंस, रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस। और कंडक्टिविटी क्या होती है, रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी, ठीक है, ये कंडक्टिविटी होती है। हम यहाँ पे बात करते हैं कि रेजिस्टेंस का क्या इफेक्ट पड़ेगा, सॉरी टेम्परेचर का कंडक्टर पे। तो देखो
और वो इक्वल टू क्या होता है, m अपॉन एन स्क्वायर टाउ। ये है रो की वैल्यू रेजिस्टिविटी की। अब अगर कंडक्टर में आपने टेम्परेचर इंक्रीज किया, कायदे से टेम्परेचर इंक्रीज किया, तो ये तो बात सही है कि सोचने वाली बात है कि कुछ इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेंगे, किससे, एटम से, तो एन की वैल्यू तो थोड़ी सी बढ़ जाएगी, लेकिन यार उतना इफेक्ट नहीं डालेगा। एन की वैल्यू तो बढ़ जाएगी, लेकिन ये जो रिलैक्सेशन टाइम है ना, ये बहुत तेजी से कम हो जाएगा। क्यों? आपने क्या किया कि बॉडी को एनर्जी दी, हीट एनर्जी, वो हीट एनर्जी किसमें कन्वर्ट हुई, काइनेटिक एनर्जी में। उस काइनेटिक एनर्जी को गेन किसने किया, फ्री इलेक्ट्रॉन, तो उसकी काइनेटिक एनर्जी स्पीड बढ़ गई। अब जब स्पीड उसकी बढ़ गई तो कोलिजन क्या हो जाएगा, एवरेज नंबर ऑफ कोलिजन बढ़ जाएगा। जैसे एक हाईवे है, मैंने एक एग्जांपल दिया था, उस हाईवे पर हम क्या देख रहे हैं कि हर 6 आवर्स में एक एक्सीडेंट हो रहा है, लेकिन उसमें जो भी गाड़ी है वो 50 की स्पीड से चल रही है। अब सभी गाड़ी 100 पे चलने लगे, तो एक्सीडेंट पता चला कि हर 2 घंटे पर हो रहे हैं, यानी टाइम क्या हो गया, कम हो गया, रिलैक्सेशन टाइम कम हो गया। तो यहां पर भी सेम कंडीशन है, कंडक्टर में जब हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो एवरेज रिलैक्सेशन टाइम क्या होता है, डिक्रीज हो जाता है। कॉन्सेप्चुअली पूछा जाता है कि टेम्परेचर इंक्रीज करने पर एन की वैल्यू तो इंक्रीज होती है, तो रो ओवरऑल जो रो है इसको डिक्रीज होना चाहिए कंडक्टर में, लेकिन ऐसा नहीं है। टेम्परेचर इंक्रीज करने पर एन की वैल्यू इंक्रीज होती है, लेकिन रिलैक्सेशन टाइम जो होता है टाउ, ये और तेजी से इंक्रीज होता है। जैसे फॉर एग्जांपल हमने बहुत ज्यादा टेम्परेचर बढ़ा दिया, N2N हो गया, तो रेजिस्टिविटी क्या होनी चाहिए, हाफ, तो पता चला कि टाउ क्या हो गया, 10 टाउ हो गया। तो ये तो 2 टाइम्स बढ़ा है, कितना इंक्रीज हो गया, 10 टाइम्स कम हो गया, 10 टाइम्स कम हो गया, यानी टाउ अपॉन 10 हो गया। तो ओवरऑल क्या होगा, रेजिस्टिविटी 5 टाइम्स बढ़ गई। अरे ऐसे समझो, रोड एस अगर आपको देखना है, हमने टेम्परेचर काफी बढ़ा दिया, तो N क्या हो गया, 2N, और रिलैक्सेशन टाइम 10 टाइम्स कम हो गया। अब क्या हो जाएगा, रोड एस इक्वल टू 5m अपॉन एन स्क्वायर टाउ, और इसकी वैल्यू क्या है, यानी कि अगर हम कंडक्टर के क्रॉस टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो रेजिस्टिविटी की वैल्यू क्या होती है, ये भी इंक्रीज होती है। क्यों? क्योंकि एवरेज नंबर ऑफ कोलिजन क्या होता है, इंक्रीज हो जाता है। इस वजह से रेजिस्टिविटी की वैल्यू भी क्या होती है, इंक्रीज हो जाती है। अब सेमीकंडक्टर, सेमीकंडक्टर में क्या होता है, आप लोगों ने केमिस्ट्री में शायद पढ़ा हो, ठीक है, अब तो कुछ भी बोलते हैं तो शायद ही बोलना पड़ता है, ठीक है, कॉन्फिडेंस इतना बढ़ गया आप लोगों को लेकर, ठीक है। तो है क्या कि सेमीकंडक्टर क्या होते हैं, कार्बन फैमिली, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन एंड लेड, इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ये जो 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं न्यूक्लियस के फोर्स के इन्फ्लुएंस में होते हैं, इसकी वजह से इनिशियली सेमीकंडक्टर में फ्री इलेक्ट्रॉन होते ही नहीं है। अब यार रोड पे एक्सीडेंट तो तब होगा जब गाड़ी चलेगी या आदमी चलेगा, रोड हमने बना दिया कोई चल ही नहीं रहा है, एक्सीडेंट किस बात का होगा। उसी तरह से कंडक्टर में तो रिलैक्सेशन टाइम कम क्यों हो रहा था, क्योंकि कोलिजन बढ़ रहा था, फ्री इलेक्ट्रॉन बहुत थे, लेकिन सेमीकंडक्टर में तो है ही नहीं। तो जब हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो धीरे धीरे फ्री इलेक्ट्रॉन मिलने स्टार्ट होते हैं। जब फ्री इलेक्ट्रॉन मिलने स्टार्ट होते हैं तो इसका मतलब एन की वैल्यू इंक्रीज होती है, तो रो की वैल्यू क्या होती है, डिक्रीज। यही वजह है कि सेमीकंडक्टर में जब हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो क्या होता है, ओवरऑल रेजिस्टिविटी डिक्रीज होती है। तो कंडक्टर में हम क्या देखते हैं, कंडक्टर में टेम्परेचर, इसमें डिग्री सेल्सियस और रो, ओम मीटर, ये कुछ ऐसे होता है ग्राफ, यानी 0 डिग्री पर भी कुछ ना कुछ रेजिस्टिविटी होती है, ठीक है। लेकिन अगर हम बात करें सेमीकंडक्टर की,
इसमें टेम्परेचर को बढ़ाने पर रेजिस्टिविटी क्या होती है, डिक्रीज होती है। ठीक है, देखो 0 डिग्री पर काफी ज्यादा रेजिस्टिविटी है, लेकिन टेम्परेचर बढ़ाते जा रहे हैं, रेजिस्टिविटी धीरे धीरे क्या हो रही है, कम। फिर आती है बात एलॉय की। एलॉय एक तरह से मिक्सचर होता है कंडक्टर और सेमीकंडक्टर का। तो जनरली क्या होता है, टेम्परेचर बढ़ाने पर एलॉय की रेजिस्टिविटी इसकी तरह से बहुत तेजी से नहीं इंक्रीज होती है, काफी स्लो रेट से इंक्रीज होती है। अब समझिए इस चीज को। एलॉय बनाने के दो ऑप्शन अपने पास होते हैं। एक ऑप्शन ये होते हैं, यहां समझिए कि हम ये कंडक्टर रखें और ये सेमीकंडक्टर रखें, मतलब सेमीकंडक्टर का पोर्शन काफी ज्यादा कर दें। दूसरा ऑप्शन ये होता है कि कंडक्टर को थोड़ा ज्यादा रखें और सेमीकंडक्टर को कम रखें। दोनों में मतलब समझिएगा क्या होगा। मान लीजिए कि हमने टेम्परेचर बढ़ा दिया, तो टेम्परेचर बढ़ाने से कंडक्टर का जो रेजिस्टेंस है ये 10 ओम बढ़ गया, लेकिन सेमीकंडक्टर ज्यादा है और टेम्परेचर बढ़ाना, सेमीकंडक्टर का रेजिस्टेंस क्या होता है, कम। तो ये तो 10 ओम इंक्रीज हुआ, लेकिन ये 20 ओम डिक्रीज हुआ। फिर ये जब 20 ओम तक बढ़ गया तो ये कितना हो गया, -40 ओम डिक्रीज हुआ। मतलब ये जितना हो रहा है उसका डबल ये डिक्रीज हो रहा है। तो ओवरऑल रेजिस्टेंस हमारी क्या हुई, डिक्रीज हो रही है। लेकिन हमारे लिए बेकार होता है, क्यों? क्योंकि सेमीकंडक्टर की डेफिनेशन होती है कि रूम टेम्परेचर पे क्या होता है, इंसुलेटर। लो टेम्परेचर, रूम टेम्परेचर, जो जो हम धीरे धीरे टेम्परेचर बढ़ाते जाते हैं, सेमीकंडक्टर स्लोली किसमें कन्वर्ट होने लगता है, कंडक्टर में। तो ये बताइए कि किसी अप्लायंस में अगर इसका यूज करेंगे तो पहले हम वेट करेंगे टेम्परेचर बढ़ने का, ये दिक्कत वाली बात है। इसीलिए एलॉय में कंडक्टर का इफेक्ट ज्यादा होता है कि चलो भाई कोई बात नहीं, यहां पे हमने रखा, टेम्परेचर को बढ़ाया तो ये 20 डिग्री सेल्सियस बढ़ गया, और इसने क्या किया कि 12 डिग्री सेल्सियस कम कर दिया, तो 8 का डिफरेंस आ गया। उतने ही रेशियो में टेम्परेचर बढ़ाया थे 40 ओम बढ़ गया, तो ये क्या हो गया, -24 ओम डिक्रीज हो गया। मतलब अगर हम टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं तो टेम्परेचर बढ़ाने से कंडक्टर का रेजिस्टेंस क्या होगा, इंक्रीज, और सेमीकंडक्टर का क्या होगा, डिक्रीज। ये होगा कंडक्टर का इंक्रीज, सेमी, हाँ जितना ये इंक्रीज हो रहा है उसके रिस्पेक्ट में थोड़ा सा कम डिक्रीज हो रहा है। लेकिन हमें इतना तो है कि चलो यार ये लो टेम्परेचर पर भी काम करेगा और हाई पर भी काम करेगा। तो एलॉय का जो रेजिस्टेंस होता है, रेजिस्टिविटी या रेजिस्टेंस, वो टेम्परेचर के साथ एक तरह से लीनियरली बट स्लोली इंक्रीज होता है, कुछ इस तरह से। ठीक है, अब इसमें एक आता है सुपर कंडक्टर। सुपर कंडक्टर क्या होता है, तो जैसा कि अभी हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं, अगर हमने टेम्परेचर बढ़ाया तो कंडक्टर का रेजिस्टेंस क्या होता है, इंक्रीज। अब अगर हमने क्या किया कि टेम्परेचर को डिक्रीज किया तो कंडक्टर का जो रेजिस्टेंस है वो भी क्या होगा, डिक्रीज होगा। अब टेम्परेचर डिक्रीज करते गए, डिक्रीज करते गए, डिक्रीज करते गए, डिक्रीज करते गए, कंडीशन ऐसी आई कि जब रेजिस्टिविटी क्या हो गई, 0। समझो इस चीज को, ये कंडक्टर का ग्राफ है। अगर हम टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं तो कंडक्टर की रेजिस्टिविटी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। तो अगर टेम्परेचर को डिक्रीज करेंगे तो रेजिस्टिविटी भी क्या होगी, डिक्रीज। अब कंटिन्यूअसली डिक्रीज करते जाओ, तो एक कंडीशन ऐसी आती है कि जब रेजिस्टिविटी जाके क्या हो जाती है, 0। और अगर हम बात करें कंडक्टिविटी की, तो कंडक्टिविटी क्या होता है, 1 रेजिस्टिविटी, यानी 1/0, और ये क्या हो जाता है, इनफाइनाइट। उस कंडीशन में कंडक्टिविटी क्या हो जाती है, इनफाइनाइट। इसी प्रॉपर्टी को बोलते हैं सुपर कंडक्टिविटी। इस प्रॉपर्टी को बोलते हैं
सुपर कंडक्टिविटी। और जो मटेरियल होता है उसको हम बोलते हैं सुपर कंडक्टर, ठीक है। और जिस टेम्परेचर पे हमें सुपर कंडक्टिविटी मिलती है उस टेम्परेचर को हम बोलते हैं क्रिटिकल टेम्परेचर, थीटा सी। हालांकि ये मरकरी में मिला है 4.15 केल्विन पे, और मरकरी में मिला है 4.15 केल्विन पे। और इसके बाद से हम देखते हैं तो नायोबियम में मिलता है कितने पर, 9 केल्विन पे, ठीक है। तो आदमी नहीं रहेगा तो फिर क्या होगा, लेकिन थोड़ा सा आप लोग इसका ग्राफ थोड़ा सा ध्यान देना, खासतौर से यहाँ पे ये थीटा केल्विन है और रेजिस्टेंस है क्या है, ओम मीटर। यहां ध्यान देना, इसमें थीटा डिग्री सेल्सियस में, इसमें डिग्री सेल्सियस में, इसमें डिग्री सेल्सियस में, लेकिन इसमें क्या है, केल्विन में। और कुछ इस तरह से आता है इसका ग्राफ। ये मरकरी के लिए है 4.15 केल्विन, ये होता है क्रिटिकल टेम्परेचर। इसी तरह से अगर हम देखें नायोबियम के लिए तो ग्राफ सेम होता है, लेकिन ये क्या आता है, 9 केल्विन। तो ये जो अपने पास है वो किसके लिए है, नायोबियम के लिए, ठीक है। तो ओम्स लॉ का इतना पोर्शन है अपने पास, ठीक है। तो ऐसा करते हैं कि इसको बंद कर देना बेटा। तो ऐसा करते हैं कि हम लोग आज इतना ही करते हैं, बाकी नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है।